So hello everyone and welcome back to Marks Up. In this particular session, we are going to extend our discussion on the topic sexual reproduction in flowering plants. अभी तक हम लोग काफी सारे असेंशियल टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। हम लोग जान चुके थे कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से हैं फ्लावर के और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से हैं। मेल के अंदर मेल गैमेट कैसे बनता है, फीमेल पार्ट के अंदर फीमेल गैमेट कैसे बनता है। फिर हमने ये देखा कि मेल और फीमेल गैमेट को पास पास कैसे लाया जाता है, यानी द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। एंड पॉलिनेशन के भी अलग अलग टाइप थे, जैसे कि ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी और जीनोगैमी। इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके थे। आफ्टर दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कि किस हिसाब से हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन को थोड़ा सा डिस्करेज कर सकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज कर सकते हैं, बिकॉज क्रॉस पॉलिनेशन हमारे लिए लेकर आएगा नए नए जेनेटिक वेरिएशंस, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस को अक्यूमुलेट करेंगे उतना ही ज्यादा आप लोग अडेप्ट करते जाएंगे एंड उतने ही आपके सर्वाइवल के चांसेस, उतने ही आपके रिप्रोडक्टिवली फिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड आफ्टर दैट हमने पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जाना। आज हम हमारे डिस्कशन को स्टार्ट करने वाले हैं विद द डबल फर्टिलाइजेशन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट इज अ पेक्यूलियर टॉपिक फॉर एंजियोस्पर्म्स। अगर आप फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो ये एकदम पेक्यूलियर फीचर है, यानी ये किसी और प्लांट के अंदर देखने को नहीं मिलता है। आप डबल फर्टिलाइजेशन को एंजियोस्पर्म्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी बुला सकते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या क्या होगा वो हम लोग अभी जानने वाले हैं, बट बिफोर दैट मैं थोड़ा सा छोटा हो जाता हूं सो दैट आपको स्क्रीन बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे जाए। डबल फर्टिलाइजेशन को एक बार अपने अंदाज में समझ लेते हैं सबसे पहले, सो दैट किताब में जो लिखा है वो सब कुछ समझना हमारे लिए काफी आसान हो जाए। मैं फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर यहां पर बना रहा हूं, यानी एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर यहां पर बना रहा हूं। एम्ब्रियो सैक का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये लगभग ऐसा ओवल स्ट्रक्चर है, राइट। ये आपके एम्ब्रियो सैक की एक आउटलाइन बन गई। अब एम्ब्रियो सैक के दो इंपॉर्टेंट एजेस हैं। पहला आपका ये वाला एंड है, इसको हम बोल देते हैं लेट्स से चलाजल एंड, चलाजल एंड। और चलाजल एंड के जस्ट अपोजिट कौन प्रेजेंट होता है, आपका माइक्रोपाइलर एंड प्रेजेंट रहता है। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया मेरे भाई माइक्रोपाइलर एंड। अब चलाजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड दोनों के ऊपर तीन तीन सेल्स प्रेजेंट थे, तो वो सेल्स में ड्रॉ कर देता हूं। चलाजल एंड के ऊपर जो तीन सेल्स थे, इन तीनों सेल्स का नाम क्या था, एंटीपोडल सेल्स था। तो ये मैंने तीन सेल बनाए और इन तीनों सेल के अंदर मैं न्यूक्लियस भी बना देता हूं। ये मेरे तीन सेल हैं, इनको मैंने बोल दिया है एंटीपोडल। दूसरे एज के ऊपर मैं क्या बना देता हूं, दो सेल बना देता हूं जिनका नाम है सिनर्जिड। तो ये मैंने दो सेल बना दिए जिनका नाम है सिनर्जिड। इसके अंदर भी मैं न्यूक्लियस बना देता हूं। एक आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया। इन सिनर्जिड्स के बीच में फंसा हुआ कौन रहता है, इन सिनर्जिड्स के बीच में आपका प्रेजेंट रहता है कौन, आपका एग सेल, जिसको आप क्या कहते हो, फीमेल गैमीट भी कहते हो। तो फीमेल गैमीट आपका यहां पर प्रेजेंट रहेगा। इसी फीमेल गैमीट के पास यानी एग सेल के पास क्या रहते हैं, आपके दो पोलर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। तो यहां पर ओवरऑल ओरिएंटेशन क्या हो गई, इसको हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश कर लेते हैं। यहां पर देखिए ये जो आपके चलाजल एंड पर तीन सेल है, इनको आप क्या बोलते हो, एंटीपोडल्स। तो एंटीपोडल्स का नंबर क्या हो जाएगा, एंटीपोडल्स का नंबर हो जाएगा 3। यहां पर अगर आप देखें माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर ये जो दो सेल है एजिस पे, इनका नाम क्या हो जाएगा, इनका नाम हो जाएगा आपका सिनर्जिड सेल। इनका नाम हो जाएगा सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल हो जाएंगे 2। और यहां पर आपका एग सेल है और एग सेल को आप लोग प्यार से क्या कहते हैं, फीमेल गैमीट भी बोल सकते हैं। ये हो जाएगा 1। तो 3 सेल आपके इस कॉर्नर पे हो गए, 3 सेल आपके इस कॉर्नर पर हो गए, टोटल 6। और ये एग सेल और सिनर्जिड को मिलकर आप लोग क्या बोल रहे थे, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, इसे आप लोग बोल रहे थे एग अपरेटस। इसे आप एग अपरेटस बोल रहे थे। यहां पर जो सिनर्जिड सेल है मेरे भाई मेरे दोस्त, यहां पर क्या हो जाएगा, जो आपके सिनर्जिड है इनमें थिकनिंग्स लगी हुई रहती हैं, विच आर ऑफन कॉल्ड एज व्हाट, विच आर ऑफन कॉल्ड एज फिलीफॉर्म अपरेटस। तो ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस है, ये जो थिकनिंग है, ये किस चीज में हेल्प करेंगी, ये जो फिलीफॉर्म अपरेटस है ये पॉलन ट्यूब को रास्ता दिखाएंगे। ओके, पॉलन ट्यूब को रास्ता दिखाएंगे कि भाई एग यहां पर है, इस डायरेक्शन से आओ, दूसरी डायरेक्शन से मत जाना। दूसरी डायरेक्शन से क्या होगा, आपको एंटीपोडल मिलेंगे, लेकिन इस साइड से आओगे तो क्या मिलेगा, आपको एग सेल मिलेगा जहां पर आपको फ्यूजन करनी है। अब क्या हुआ, अब मैं यहां पर बना देता हूं अपनी पॉलन ट्यूब। तो यहां पर क्या हुआ, जब ये स्टिग्मा है इसके ऊपर पॉलन आया तो स्टिग्मा ने उस पॉलन को एक्सेप्ट कर लिया, स्टिग्मा ने इस पॉलन को एक्सेप्ट कर लिया, डन।
अब पॉलन को एक्सेप्ट करते ही यहां पर पॉलन ट्यूब ग्रोथ स्टार्ट हो गई और इस पॉलन ट्यूब के अंदर जो पॉलन होता है ये अपने कंटेंट्स को फेंक देता है, यानी कि जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल को फेंक देता है। या फिर अगर जनरेटिव सेल ऑलरेडी माइटोसिस से डिवाइड कर चुका है तो 2 मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल को फेंक देता है। और ये जो पॉलन ट्यूब है, इस पॉलन ट्यूब के थ्रू क्या होगा, ये जो मेल गैमेट है ये पहुंच जाएगा फीमेल गैमेट तक। तो ये पॉलन ट्यूब जो है मैं यहां पर क्या बना के दिखा रहा हूं, एक्सटेंडेड फॉर्म में बनाकर दिखा रहा हूं, इलेबोरेट फॉर्म में बनाकर दिखा रहा हूं। तो यहां पर समझ लीजिए आपकी पॉलन ट्यूब आई इस प्रकार से, पॉलन ट्यूब आई, इसके अंदर आपका मेल गैमेट प्रेजेंट है। फिलीफॉर्म अपरेटस ने क्या बोला कि भैया मेरे पास आ जाओ, मैं आपको एग तक का रास्ता दिखा देता हूं, क्योंकि फिलीफॉर्म अपरेटस का काम ही होता है पॉलन को गाइड करना जिससे कि वो आगे पहुंच सके टू द एग। तो यहां पर क्या हुआ, ये पॉलन ट्यूब आपके मेल गैमेट को लेकर जाएगी टुवर्ड्स द फिलीफॉर्म अपरेटस, यानी कि एक सिनर्जिड सेल तक। तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर स्काई ब्लू कलर से बना देते हैं, 2 आपके मेल गैमेट प्रेजेंट है और एक आपका वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट है बड़ा, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ब्लैक बॉर्डर के साथ बना देते हैं। इसके बीच में एक अलग से ब्लैक कलर का डॉट हमें दिखाई दे रहा है, तो हमें पता लग गया ये मेल गैमेट नहीं है। अब जैसे ही फिलीफॉर्म अपरेटस इन गैमेट को अंदर ले जाएगा ना, तो एक मेल गैमेट कहां पहुंच जाएगा, एक मेल गैमेट फटाफट से डिफ्यूज करते हैं यहां पहुंच जाएगा फीमेल गैमेट के पास। अब अगर मेरे भाई मेल गैमेट जो कि हैप्लॉइड है और फीमेल गैमेट अगर जो हैप्लॉइड है ये दोनों मीट करेंगे तो सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन होगी। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो क्या बनेगा, हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड आपका डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा और जाइगोट आपका आगे चल के क्या बनाएगा, जाइगोट आपका आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा, जाहिर सी बात है एम्ब्रियोजेनेसिस करके। तो यहां पर जो प्रोसेस हुआ, मेल और फीमेल गैमेट पास पास आ गए और इनके बीच में फ्यूजन हो गई। ये जो आपको प्रोसेस दिखाई दिया, इस प्रोसेस को आपने क्या बोला, सिनगैमी बोल दिया है। सिनगैमी जो कि फर्स्ट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन है। अब यहां पर डबल फर्टिलाइजेशन है ना, तो पहली जो फर्टिलाइजेशन हुई है किस किस के बीच में हुई, मेल और फीमेल गैमेट के बीच में, जो कि होनी भी चाहिए थी, इसे हमने सिनगैमी या नॉर्मल फर्टिलाइजेशन बोल दिया। सेकंड मेल गैमेट कहां गया, एक तो फीमेल गैमेट के पास पहुंचा, सेकंड मेल गैमेट पहुंचा इन पोलर न्यूक्लियस के पास। ये पोलर न्यूक्लियस हैप्लॉइड है, ये पोलर न्यूक्लियस हैप्लॉइड है, मेल गैमेट भी यहां पहुंचा जो कि हैप्लॉइड है। तीनों हैप्लॉइड सेल साथ में फ्यूज कर जाते हैं और क्या बना लेते हैं, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपके 2 पोलर न्यूक्लियस थे, 2 पोलर न्यूक्लियस थे, प्लस 2 पोलर न्यूक्लियस के पास कौन गया, मेल गैमेट चला गया जो कि हैप्लॉइड था। तो 2 पोलर न्यूक्लियस पहले हैप्लॉइड थे, तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड फ्यूज करके डिप्लॉइड हो चुके थे और एक मेल हैप्लॉइड गैमेट पहुंचा। तो टोटल आपका रिजल्टेंट क्या बनेगा, यहां पर ट्रिप्लॉइड बनेगा, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। तो ये जो सेंट्रल सेल था इसका नाम क्या हो गया, इस सेंट्रल सेल का नाम हो गया पैक, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ऐसा सेल जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को कंटेन करेगा। तो यहां पर क्या हुआ, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और पेन का मतलब क्या हो गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, सीधी सी बात है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ओके, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्यूजन से, ट्रिपल फ्यूजन से। इसको ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोला, क्योंकि 3 सेल या 3 न्यूक्लियस यहां पर, अगर सही बोलूं तो, फ्यूज करते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों पोलर न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर प्रेजेंट थे, सेंट्रल सेल के अंदर। तो 2 न्यूक्लियस आपके पोलर न्यूक्लियस हो गए, एक न्यूक्लियस आपका या एक सेल आपका क्या आया, मेल गैमेट आया, तीनों फ्यूज हुए, तो ट्रिपल फ्यूजन इसका नाम हो गया। तो सिनगैमी भी एक तरीके की फर्टिलाइजेशन है, ट्रिपल फ्यूजन भी एक तरीके की फर्टिलाइजेशन है, दोनों को मिलकर क्या बोल दोगे प्यार से, डबल फर्टिलाइजेशन बोल दोगे। बात समझ में आई कि डबल फर्टिलाइजेशन कंसेप्ट से क्यों कहा गया, समझ में आ जानी चाहिए। और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है या प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल है, नाम में ही एंडोस्पर्म है, तो ये मिलकर के क्या बना लेंगे, ये आपका आगे चल के डेवलप होकर क्या बना लेंगे, एंडोस्पर्म बना लेंगे, एंडोस्पर्म बना लेंगे। जाइगोट ने आगे चल के क्या बना लिया, एम्ब्रियो, और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल ने क्या बना लिया, एंडोस्पर्म बना लिया न्यूट्रिशन के लिए। ओके, न्यूट्रिशन के लिए इसने एंडोस्पर्म बना लिया। बात समझ में आई, आ भी जाना चाहिए। इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोला गया, क्योंकि 2 तरीके की फ्यूजन यहां पर हो रही है, एक मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन जिसे सिनगैमी बोला, और एक 2 पोलर न्यूक्लियस की मेल गैमेट के साथ फ्यूजन जिसे ट्रिपल फ्यूजन बोला। दोनों को मिलाकर क्या बोल दिया, डबल फर्टिलाइजेशन। दिस इज द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड टुडे इन द इनिशियल फर्स्ट स्लाइड। तो इनिशियली हम क्या पढ़ने वाले हैं वो हम ऑलरेडी ही पढ़ चुके हैं, अब हमें सिर्फ देखना है कि पुस्तक में लिखा क्या हुआ है। ओके,
सो नाउ लेट्स होल्ड ऑन एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन इन द बुक। तो यहां पर क्या है, आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड, अब एक सिनर्जिड के अंदर एंटर करेगा कौन, मेल गैमेट। सिनर्जिड के अंदर एंटर क्यों करेगा, थ्रू फिलीफॉर्म अपरेटस, जाहिर सी बात है ना, थ्रू फिलीफॉर्म अपरेटस, जो कि गाइड करता है कि भाई एग के पास मैं ले जाऊंगा आपको। वो फिलीफॉर्म अपरेटस सिनर्जिड की थिकनिंग है, तो सबसे पहले एक सिनर्जिड के अंदर एंटर करेंगे मेल गैमेट, तो पोलन ट्यूब जो है दो मेल गैमेट यहां पर रिलीज कर देगा इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड। अब इनमें से एक जो मेल गैमेट है ये जाएगा एग सेल की तरफ और फ्यूज कर लेगा, यानी सिनगैमी कर लेगा और बना लेगा डिप्लॉयड जाइगोट। और जो दूसरा मेल गैमेट है ये कहां जाएगा, दो पोलर न्यूक्लियस की तरफ जाएगा, तो दो पोलर न्यूक्लियस आपके फ्यूज होकर के डिप्लॉयड बन जाते हैं। और जैसे इनके पास मेल गैमेट आता है ये दोबारा से उसके साथ फ्यूज हो जाते हैं, डिप्लॉयड प्लस हैप्लॉयड इज इक्वल टू ट्रिप्लॉयड, तो दो पोलर न्यूक्लियस प्लस हैप्लॉयड मेल गैमेट मिल करके ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बना लेते हैं। और क्योंकि यहां पर तीन न्यूक्लियस की फ्यूजन हो रही है, दो तो आपके पोलर न्यूक्लियस और एक आपका मेल गैमेट का न्यूक्लियस, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता है। तो ट्रिपल फ्यूजन के बाद एक तो ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस बना जिसे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बोला, जो कि प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल के अंदर प्रेजेंट है, और एक आपका यहां पर क्या बना, जाइगोट बना डिप्लॉयड। तो जो सिनर्जिड सेल थे अब ये भी डीजनरेट हो गए, और जो तीन आपके चलाजल एंड पर एंटीपोडल थे ये भी डीजनरेट हो गए, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ हमें जाइगोट को एम्ब्रियो में कन्वर्ट करना है और हमारे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस को या प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल को एंडोस्पर्म में कन्वर्ट करना है। एंटीपोडल्स और सिनर्जिड हमारे किसी काम के नहीं है, तो इनको हम लोग क्या कर देंगे, इनको हम लोग डीजनरेट कर देंगे। ओके, अब देखो यहां पर जो डायग्राम है इसमें ये ओवरी है, ओवरी के अंदर कितने ओव्यूल्स हैं, ओवरी के अंदर 6 ओव्यूल्स हैं, तो हर ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक भी होंगे। तो एक ओव्यूल के अंदर अगर आप एक एम्ब्रियो सैक मान के चलो तो मिनिमम 6 एम्ब्रियो सैक तो होंगे ही होंगे, तो 6 यहां पर फीमेल गैमेटोफाइट भी होंगे ही होंगे। ठीक है, तो यहां पर आपकी पोलन ट्यूब्स आएंगी एंड इन एम्ब्रियो सैक को क्या कर देंगी आपका, तो एक बार में दो मेल गैमेट आए तो एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करेंगे, यहां पर इसी प्रकार की ओरिएंटेशन हो जाएगी जो हमने आपको दिखाया है कि आपका उस एम्ब्रियो सैक के अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस और डिप्लॉयड जाइगोट बन जाएगा, बचे हुए सारे सेल क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे, उनका कोई भी काम नहीं बचेगा। अब देखो डबल फर्टिलाइजेशन इसे क्यों बोला, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दो प्रकार के फ्यूजन्स हो रहे हैं, पहली आपकी सिनगैमी मेल और फीमेल गैमेट के बीच, दूसरा ट्रिपल फ्यूजन दो पोलर न्यूक्लियस और एक मेल गैमेट के बीच इन द एम्ब्रियो सैक, इसीलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन बोला गया। और ये एक यूनिक इवेंट है फ्लावरिंग प्लांट का, मैंने आपको पहली लाइन लिखवाई थी आज के लेक्चर में कि ये एक पेक्यूलियर इवेंट है एंजियोस्पर्म्स का, या फिर ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म का, ये किसी और प्लांट के अंदर नहीं देखने को मिलता। तो यूनिक फीचर हो गया एंजियोस्पर्म्स का क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। जो सेंट्रल सेल है आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बन गया, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस था वो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बन गया। तो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल आगे चल के क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म, और जाइगोट जो है आगे डेवलप होकर वाया एम्ब्रियोजेनेसिस क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। तो ये क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने पढ़ा कि भाई गैमीट बनेगा यानी गैमीटोजेनेसिस होगी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगी, मेगास्पोरोजेनेसिस होगी, उसके बाद मेल गैमीट को फीमेल तक पहुंचाना पड़ेगा यानी पॉलिनेशन होगी। ये हमने पढ़ा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। उसके बाद गैमीट पास पास आ गए, फर्टिलाइजेशन हुई जो कि डबल फर्टिलाइजेशन है इस केस के अंदर, एंजियोस्पर्म्स के अंदर। इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया कि सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन यहां पर हुई। अब क्या, अब जो डिप्लॉयड जाइगोट बना है वो आगे चल के एम्ब्रियो बनाएगा वाया एम्ब्रियोजेनेसिस, और जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल है वो आगे चल के क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा, क्योंकि इसका नाम क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, तो एंडोस्पर्म ही बनाएगा ना। एंडोस्पर्म क्या प्रदान करता है, नरिशमेंट प्रदान करता है, नरिशमेंट प्रदान करता है। अब जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा तो जाइगोट बार बार अपने सेल्स को डिवाइड भी करेगा। अगर जाइगोट को सेल डिवाइड करने हैं तो उसको एनर्जी भी चाहिए रहेगी, वो एनर्जी कौन देगा, वो एनर्जी एंडोस्पर्म देगा। इसीलिए आपकी एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट होने से पहले एंडोस्पर्म का डेवलप होना आवश्यक है, क्योंकि अगर एंडोस्पर्म ही डेवलप नहीं हुआ तो एनर्जी कहां से आएगी। अगर आपने सेल डिवीजन स्टार्ट भी कर दिया तो बीच में उस प्रोसेस को रोकना पड़ेगा, क्योंकि आपका लंच बॉक्स खत्म हो जाएगा। तो पहले आराम से लंबा 6 खाने का टिफिन साथ में लेके चलो कि भाई मैं जिससे 6-7 दिन बढ़िया काम कर सकूं, मेरे पास ऑप्टिमम खाना है।
तो इसलिए एंडोस्पर्म पहले बनेगा, उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपकी स्टार्ट होगी। एक बार पता लग जाएगा जब हाँ भाई अब खाना बढ़िया है, अच्छा खासा है। तो अब देखो फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, इसके बाद कौन कौन से प्रोसेसेस होंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहलाएंगे वो सारे के सारे प्रोसेसेस। अब जाइगोट जो था वो आपका डेवलप हो जाएगा और एम्ब्रियो बना लेगा। जो आपका ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म सेल था यानी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, वो एंडोस्पर्म बनाएगा। ओव्यूल जो था ये फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनाता है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड ए सीड। और अगर किसी ओवरी के अंदर मल्टीपल ओव्यूल है तो मल्टीपल सीड्स बनाएंगे। एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी जान चुके थे लास्ट लेक्चर के अंदर। समझ लीजिए एक आम है, आम के अंदर एक ही गुठली होती है, एक ही सीड है। क्यों? क्योंकि उसकी ओवरी में एक ही ओव्यूल रहा होगा। लेकिन अगर आप तरबूज की बात करें तो तरबूज के अंदर मल्टीपल सीड है, पपाया की बात करें तो पपाया के अंदर मल्टीपल सीड है, ऑर्किड की बात करें तो ऑर्किड के अंदर मल्टीपल सीड है। क्यों? क्योंकि उनके जो बेसिकली ओवरीज थी फीमेल के अंदर, उनमें मल्टीपल ओव्यूल्स रहे होंगे। तो हर ओव्यूल जब स्पेसिफिकली फर्टिलाइज करेगा, उसके अंदर का एम्ब्रियो सैक जो है वो फर्टिलाइज करेगा, तो मल्टीपल सीड्स भी जनरेट हो जाएंगे। और जो ओवरी है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो अगर एक ओवरी के अंदर मल्टीपल ओव्यूल्स थे तो एक फ्रूट के अंदर भी मल्टीपल सीड्स होंगे। अगर एक ओवरी के अंदर सिंगल ओव्यूल था तो एक फ्रूट के अंदर भी सिंगल सीड होगा। कॉमन सेंस है। ओके, चल तो आप देखो जाइगोट है, जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉयड सिंगल सेल होता है। सिंगल सेल में क्या हुई, माइटोसिस हुई, तो इसमें क्या बना लिया, दो सेल बना लिए, एक ऊपर वाला सेल, एक नीचे वाला सेल। इसी प्रकार से 2 से 4 सेल बने, 4 से 8 सेल बने, 8 से 16 सेल बने, 16 से 32 सेल बने, और वो एक पर्टिकुलर शेप को अटेन करते हुए चले जाते हैं। तो जब काफी सारे सेल बन जाते हैं तो ग्लोबुलर एम्ब्रियो ये कहलाता है। तो नीचे के साइड देखो एक ग्लोब्यूल प्रेजेंट है, यानी गोल सा एक गुच्छा प्रेजेंट है सेल का, तो ग्लोब्यूल प्रेजेंट है। यहां पर बीच में नेक्स्ट सेल प्रेजेंट है जिनको आप क्या कहते हो, जिनको आप सस्पेंसर भी कहते हो। तो ये सस्पेंसर सेल्स भी प्रेजेंट है। और ऊपर क्या है, आपका हेड रीजन प्रेजेंट है, एक लार्ज सेल प्रेजेंट है। सिमिलरली यहां पर देखो हार्ट शेप एम्ब्रियो। अब हार्ट को आप लोग इन्वर्ट कर दो ना, हार्ट आपका कैसा होता है, ऐसा होता है। अब इसको इन्वर्ट कर दोगे तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये आपका हार्ट शेप एम्ब्रियो कहलाता है, राइट। तो ये हार्ट आपका ऐसा हो गया, इसके ऊपर कुछ सस्पेंसर्स लगे हुए रहेंगे और ऊपर आपका लार्ज सेल होगा। तो ये सेम आपको यही डायग्राम दिखाई दे रहा है, सेम यही डायग्राम है। तो इसे हार्ट शेप एम्ब्रियो कहा जाता है। इसको इन्वर्ट करके देखने की जरूरत है बस। इसके बाद क्या होता है, हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद आपका मैच्योर एम्ब्रियो यहां पर देखने को मिला। और इस मैच्योर एम्ब्रियो में हमने देखा कॉटिलिडन 2 है। 2 कॉटिलिडन मतलब ये डाइकॉट का एम्ब्रियो है। मोनोकॉट के अंदर तो सिंगल कॉटिलिडन होता है, यहां पर 2 कॉटिलिडन है ना, 1 और 2। तो 2 कॉटिलिडन किसके अंदर है, डाइकॉट के अंदर है। ओके, अब इस एम्ब्रियो के अंदर भी 2 पार्ट है, प्लूम्यूल जो कि आगे चल के भविष्य में शूट सिस्टम बनाता है, स्टेम बनाएगा, लीफ बनाएगा, तने की सारी चीजें बनाएगा। और रेडिकल, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर क्या होता है आपका, रूट सिस्टम होता है। ये आपका जमीन के नीचे का पूरा पार्ट बनाता है। तो आपको इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना है। ओके, चने के अंदर जो आपको 2 भाग दिखाई देते हैं वो कॉटिलिडन है। मटर का जब आप छिलका उतार देते हो तो अंदर से जो 2 आपके सेमीस्फेरिकल या हेमिस्फेरिकल जो बेसिकली आपको कॉटिलिडन देखने को मिलते हैं, दे आर कॉटिलिडन, वो फूड स्टोर करते हैं। ओके, लेकिन जब आप उसे जर्मिनेट करोगे तब आपका प्लूम्यूल वाला जो पार्ट है वो ऊपर की साइड ग्रो करेगा, स्टेम बनाएगा, शूट बनाएगा, और रेडिकल वाला पार्ट नीचे की साइड ग्रो करेगा, रूट बनाएगा। डन। तो यहां पर देखो, यहां पर आपका एग है, इसके बाद यहां पर स्पर्म आया यानी कि आपका मेल गैमेट आया, तो फ्यूजन के बाद जाइगोट बन गया। और यहां पर क्या बना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ने आगे चल के एंडोस्पर्म बनाया और जाइगोट ने आगे चल के एम्ब्रियो बनाया। जो ओव्यूल फर्टिलाइज हुआ है इसने आगे चल के सीड बना लिया है, और ओवरी ने क्या बना लिया है, फ्रूट बना लिया है। और सीड के ऊपर सीड कोट भी है, टेस्टा टेगमेन भी प्रेजेंट है कवर की फॉर्म। तो इन चारों इवेंट्स के बारे में अब हमें बात करनी है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे एंडोस्पर्म कैसे बना, क्योंकि पहले बनता है तो उसी के बारे में बात करेंगे पहले। फिर हम देखेंगे एम्ब्रियो कैसे बना, फिर हम जानेंगे भाई सीड का स्ट्रक्चर क्या है, और फिर हम लोग जानेंगे कि फ्रूट का स्ट्रक्चर क्या है, फ्रूट के टाइप्स क्या है। इन बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहले एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। क्यों पढ़े सबसे पहले एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास खाना नहीं है तुम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट नहीं कर सकते। ओके, तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बना है ना, ये वाला जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल है, ये क्या करेगा, ये सेल डिवाइड करेगा फटाफट से और टिश्यू बना लेगा, ट्रिप्लॉइड टिश्यू बना लेगा।
क्योंकि यहां पर जो सेल है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, इसमें ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है, तो जब ये सेल डिवाइड करेगा तो काफी सारे ट्रिप्लॉइड सेल्स बनेंगे ना, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो एक पूरा का पूरा ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्मिक टिश्यू बना बैठेगा। और काफी सारी डिविजन्स फ्री न्यूक्लियर भी होती हैं, जैसा कि हमने एम्ब्रियो सैक बनते हुए देखा था। तो एम्ब्रियो सैक जब बन रहा था उस टाइम पर हमने देखा कि जो सिंगल मेगास्पोर था उसमें पहले एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बने, दोनों अपोजिट पोल पे चले गए, फिर दो न्यूक्लियस से चार न्यूक्लियस बने, चार न्यूक्लियस से आपके 8 न्यूक्लियस बने, चार एक पोल पे, चार दूसरे पोल पे। तो ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन थे, इनके ऊपर सेल वॉल नहीं आई थी। बाद में सेल वॉल आई थी, तो दे हैव अटेन्ड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सेल, तब हम उन्हें सेल बोल पा रहे थे। तो यहां पर भी क्या होगा, आपके कुछ सेल्स बनेंगे, कुछ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी हो सकते हैं। तो एंडोस्पर्म जो है इसमें आपका रिजर्व फूड मटेरियल भरा रहेगा। ये इतने ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं कि ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को खाना प्रदान करते हैं। जाइगोट को बोलते हैं कि मेरे भाई तू बिंदास जो है अब क्या कर, डिवीजन कर। डिप्लॉयड जाइगोट को बोलते हैं तू जितना डिवाइड कर सकता है माइटोसिस से कर, हम तेरे पीछे खड़े हैं एनर्जी का एक बॉक्स लेकर के, जब भी तुझे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वी आर देयर फॉर यू, वी आर देयर टू सपोर्ट यू। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू डिवाइड एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि उसके पीछे एक क्या है, बैक एंड सपोर्ट है। तो यहां पर देखो सिनर्जिड सेल तो बाद में डीजनरेट हो गया, ये एंटीपोडल सेल बाद में डीजनरेट हो गए, बचा क्या आपका एंडोस्पर्म, जो कि क्या करने लगेगा, प्रोलिफेरेट करने लगेगा एंडोस्पर्मिक सेल। ओके, और यहां पर जो आपका एग सेल है, ओके, जो कि अभी फर्टिलाइज हो गया है, ये एग सेल, इसमें मेल गैमेट जब आया तो ये क्या बना लेगा, जाइगोट, और ये जाइगोट जो है माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड करने लग पड़ेगा। और जो सेंट्रल सेल है इसमें जब आया आपका मेल गैमेट, तो ये क्या बना बैठा, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बना बैठा, और पूरे के पूरे सेल का नाम हो गया प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। राइट, तो अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल जो है ये डिवाइड करने लग पड़ेगा, और इतने अच्छे से डिवाइड करेगा कि पूरे के पूरे जाइगोट की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है उसका काम खत्म कर देगा। सो इन कॉमन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, पेन अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव फ्री न्यूक्लियस। यानी जो आपका प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है ना, ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, दो न्यूक्लियस बनाएगा, दो न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, चार न्यूक्लियस बनेंगे, चार न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, 8 न्यूक्लियस बनेंगे, 8 न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, 16 न्यूक्लियस बनेंगे, एंड सो ऑन। लेकिन ये सारे के सारे डिवीजन कैसी है, इनिशियली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो इसे आप क्या कहते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। यहां पे जो एंडोस्पर्म है वो न्यूक्लियस की फॉर्म में है, उसके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं आई है, लेकिन ये जो फिर फ्री न्यूक्लियस बने हैं ना, इनके ऊपर क्या आ जाएगी, इनके ऊपर सेल वॉल आ जाएगी। तो सेल वॉल इज लेड, सेल वॉल इनके ऊपर आ जाएगी। तो ये 16 के 16 जो फ्री न्यूक्लियस थे नंगे पुंगे, अब इनके ऊपर सेल वॉल आ जाएगी। तो ये क्या बना लेंगे, ये आपके सेल्यूलर एंडोस्पर्म बना लेंगे। बात समझ में आई, दोनों में फर्क क्या है भाई। सेलुलर एंडोस्पर्म मतलब ऐसा एंडोस्पर्म, ऐसा रिजर्व्ड फूड मटेरियल जो सेल की फॉर्म में है। और कंप्लीट सेल आप किसे बोलोगे, जब न्यूक्लियस के ऊपर अच्छी खासी सेल वॉल है, अंदर अच्छा खासा कंटेंट जमा है। तो आपके अगर सिर्फ न्यूक्लियस है ना, यहां पर फ्री न्यूक्लियस है, तो इसे आप न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलेंगे, इसे आप न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलेंगे, सेलुलर एंडोस्पर्म नहीं बोलेंगे। जब इसके ऊपर सेल वॉल आ जाएगी ना, जब इसके ऊपर वॉल आ जाएगी, तब आप इसे बोलेंगे हाँ भाई सेलुलर एंडोस्पर्म बन गया है। इन न्यूक्लियस का नंबर वेरिएबल होता है, जैसे यहां पर हमने 16 बोला, लेकिन 16 के बाद मैंने डॉट लगा रखे हैं, हो सकता है 32 हो, 64 हो, 128 हो, 256 हो, 512 हो, 1028 हो, कितने भी हो सकते हैं। जितना ही न्यूक्लियस डिवाइड करेगा उतने नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेंगे। फिर ये जो फ्री न्यूक्लियस है ये सेल्यूलर हो जाते हैं, क्योंकि इनके चारों ओर आगे लग जाती है क्या, सेल वॉल। तो इसे आप कहते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म। काफी ज्यादा फ्रूट्स के अंदर क्या होता है, जो एंडोस्पर्म है उसमें कुछ पार्ट आपका फ्री न्यूक्लियर रह जाता है और कुछ के ऊपर सेल वॉल आ जाती है। तो वहां पर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेल्यूलर एंडोस्पर्म दोनों देखने को मिलते हैं। जैसे कि कोकोनट, अगर आप टेंडर कोकोनट की बात करें ना, तो यहां पर देखिए आप नारियल की बात अगर करेंगे टेंडर कोकोनट के अंदर, तो इसके अंदर जो कोकोनट का वाटर होता है ये क्या है, ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। लेकिन इसके चारों और जो सेल्स थे जो कि आपकी व्हाइट कर्नल बनाते हैं, जो आपका व्हाइट खोपरा बनाते हैं, ये क्या है, आपके सेल्यूलर एंडोस्पर्म के पार्ट है, ये आपका सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। राइट, तो टेंडर कोकोनट वाटर इज अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म
जिसमें हजारों न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन व्हाइट कर्नल जो है ये आपकी सेल्यूलर एंडोस्पर्म है, यानी यहां पर जो फ्री न्यूक्लियस थे उनके ऊपर एक वॉल लग चुकी है। अब एंडोस्पर्म जो है ये कंप्लीटली कंज्यूम किया जा सकता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कि जाइगोट इतना धूमधाम से डिवाइड किया कि सारा खाना उसने खा लिया, एंडोस्पर्म नहीं बचा है डेवलप्ड सीड के अंदर। अब जो सीड बचा है उसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं है, जैसे कि पी और बीन की फैमिली, तो पी और ग्राउंडनट और बीन्स जो है ये बेसिकली एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। लेकिन काफी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट सीड्स होते हैं जहां पर एंडोस्पर्म बचा लिया जाता है कि हाँ भाई 30% हमने यूज कर लिया है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, 70% बचा लिया है या 70% कंज्यूम कर लिया है, 30% बचा लिया है, एंड सो ऑन। वैरायटी ऑफ सेल्स आर या वैरायटी ऑफ सीड्स आर देयर। तो जैसे कैस्टर है और कोकोनट है, तो कोकोनट के अंदर तो आपने एग्जांपल देख ही लिया, कोकोनट के अंदर तो भाई फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बचा हुआ है ना, सेल्यूलर एंडोस्पर्म बचा हुआ है, तो पूरा तो यूज हुआ नहीं है, अदरवाइज आपको अच्छे से सीड डेवलपमेंट के बाद एंडोस्पर्म दिखाई थोड़ी देता। तो यहां तो कोकोनट के मैच्योर होने के बाद भी आपको पानी मिलता है और खोपरा मिलता है, यानी एंडोस्पर्म परसिस्टेंट है। सिमिलरली कैस्टर के अंदर भी आपका एंडोस्पर्म परसिस्टेंट होता है, लेकिन पी है, ग्राउंडनट है, बीन है, इनके अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही पूरी की पूरी एनर्जी इनसे निकाल ली जाती है और कुछ भी कंटेंट नहीं बचता। तो अब देखो यार एम्ब्रियो डेवलपमेंट, तो अब आपने खाने पीने का सामान जुटा लिया है, अब आपने एंडोस्पर्म जुटा लिया है। अब क्या होगा, अब खाने पीने का सामान आ चुका है, एनर्जी के लिए हमारे पास अच्छा खासा रिफाइंड कंटेंट है, तो हम क्या बोलेंगे जाइगोट से, अब भाई धावा बोल दो, अब फटाफट से माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट कर दो। तो एम्ब्रियो कहां डेवलप होगा, एट द माइक्रोपाइलर एंड, जाहिर सी बात है क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर ही क्या था, माइक्रोपाइलर एंड पर हमारे सिनर्जिड और एग्स प्रेजेंट थे ना, एग सेल हमारा वहीं पर प्रेजेंट था, एग अपरेटस हमारा माइक्रोपाइलर एंड पे था। तो अगर एग आपका माइक्रोपाइलर एंड पे है, मेल गैमेट भी वहीं पर पहुंचा है, तो माइक्रोपाइलर एंड पर ही जाइगोट भी बनेगा और जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो पे। तो एम्ब्रियो कहां बनेगा, माइक्रोपाइलर एंड पे, इसमें तो कोई दो राय होनी ही नहीं चाहिए। ओके, सो एम्ब्रियो सैक का जो माइक्रोपाइलर एंड था यहीं पर जाइगोट बना था, यहीं पर आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी होएगी। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सम एंडोस्पर्म, जाहिर सी बात है, इसीलिए हमने एंडोस्पर्म डेवलपमेंट को पहले पढ़ा और एम्ब्रियो डेवलपमेंट को हम लोग बाद में पढ़ रहे हैं, क्योंकि एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक खाने का सामान नहीं रहेगा डिवीजन के लिए एनर्जी नहीं आ पाएगी। तो यहां पर क्या है, एनर्जी आ गई एंडोस्पर्म की, अब बढ़िया न्यूट्रिशन हमें मिलेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, अच्छा खासा खाने पीने का सामान हमारे पास होगा। ओके, इन मोनोकॉट्स एंड डायकॉट्स, अब मोनोकॉट और डायकॉट के सीड डिफरेंट होते हैं, क्योंकि मोनोकॉट में मोनो का मतलब है सिंगल और कॉट का मतलब है कॉटिलिडन, तो यहां पर सिर्फ एक कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है, डायकॉट के अंदर दो कॉटिलिडन प्रेजेंट होते हैं। तो इनके सीड का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन अगर आप एम्ब्रियोजेनी देखें, यानी अगर आप जाइगोट से एम्ब्रियो बनने का प्रोसेस देखें, तो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट लगभग सिमिलर होते हैं। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सिमिलर बोला, लेट वाले नहीं। क्यों, क्योंकि लेट वाले एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में मोनोकॉट के अंदर सिंगल कॉटिलिडन आपको दिखाई देगा और डायकॉट में दो कॉटिलिडन दिखाई देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से डिफरेंट हो जाएंगे। आप लोग बकायदा कॉटिलिडन देखकर ही बता देंगे कि ये मोनोकॉट है या डायकॉट है। जैसे कि इस डायग्राम का अगर मैं उदाहरण लूं तो एक कॉटिलिडन ये है, एक कॉटिलिडन ये है, कॉटिलिडन दो हो गए, तो क्या मैं कह दूंगा एक डायकॉट है, बिल्कुल कह दूंगा, बिना किसी कंफ्यूजन के कह दूंगा, और 100% मेरा आंसर सही भी रहेगा। इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया, दो कॉटिलिडन साक्षात आंखों के सामने दिख रहे हैं। तो लेट फेजेस में आप लोग अच्छे से बता सकते हो कि हाँ भाई कितने यहां पर कॉटिलिडन है, तो आप मोनोकॉट या डाइकॉट में डिफरेंशिएशन कर सकते हो। लेकिन इनिशियली अगर आप देखोगे तो एक सेल से आपका क्या बनेगा, एक सेल से आपके दो सेल बनेंगे, एंड देन आपका और यहां पर डिवीजन होगा, तो एक ग्लोबुलर एम्ब्रियो आपको देखने को मिलेगा, फिर आपका हार्ट शेप एम्ब्रियो देखने को मिलेगा, फिर हार्ट के ये जो आपके एक्सटेंशंस हैं यहां पर ये कॉटिलिडन में तब्दील हो जाएंगे। तो इनिशियली जो जाइगोट है सिंगल सेल, ये प्रो एम्ब्रियो बनाता है। प्रो एम्ब्रियो मतलब जाइगोट डिवाइड कर चुका है 2 सेल में, 4 सेल में, 8 सेल में, 16 सेल में, तो वो प्रो एम्ब्रियो कहलाता है। जब नीचे काफी सारे सेल्स आ गए ना, गुच्छा आ गया, तो इसे क्या बोला, ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर को ग्लोबुलर एम्ब्रियो बोला। फिर ये गुच्छा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि अब भाई यहां से कॉटिलिडन भी तो उगने स्टार्ट होंगे ना। और हार्ट शेप एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। डन। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इस हिसाब से होती है कि आपका जो जाइगोट है
ये आपका डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है, किसको खा पी करके? एंडोस्पर्म को खा पी करके। तो लगातार सेल डिवीजन करता है, बहुत बढ़िया सेल डिवीजन करता है और पूरा का पूरा एम्ब्रियो तैयार कर लेता है एक सिंगल सेल की डिवीजन से ही, यानी एक जाइगोट पूरे के पूरे प्लांट को फॉर्म करने की तैयारी बना लेता है, एक फेट मैप बना लेता है। ओके, अब देखो यार, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में डायकोटिलेडनस एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर, यानी ऐसा एम्ब्रियो जिसमें दो कोटिलेडन है। तो हर एम्ब्रियो का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे, चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट, आपको कुछ चीजें कॉमन मिलेंगी, जैसे कि एक एम्ब्रियोनल एक्सिस, और डायकॉट है ये, तो यहां पर दो कोटिलेडन आपको देखने को मिलेंगे। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस कौन सी है? ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये आपकी क्या है? ये आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस है। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस से क्या निकल रहे हैं? आपके कोटिलेडन निकल रहे हैं, यानी कि ये जो दो कोटिलेडन है ये यहां पर निकल रहे हैं, दो कोटिलेडन निकल रहे हैं। अब ये कोटिलेडन का जो अटैचमेंट की साइट है ना, जहां से कोटिलेडन अराइज हो रहे हैं, ये वाला जो लेवल है, इसको हम यहां पर कंसिडर कर लेते हैं। ये लेवल है जहां पर कोटिलेडन निकल रहे हैं, तो इसको मैं लेवल लिख देता हूं और मार्क कर देता हूं। इस कोटिलेडन के ओरिजिनेशन के लेवल के ऊपर जो जगह है, इसे आप क्या बोलते हैं? एपिकोटाइल। ओके, याद रखना, इस लेवल के ऊपर का जो रीजन है, इसे मैं क्या बोलूंगा? एपी का मतलब ऊपर, और किसके ऊपर? कोटिलेडन के लेवल के ऊपर। तो कोटाइल वर्ड कोटिलेडन से लिया हुआ है, जाहिर है नोमेनक्लेचर में साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इसके नीचे का जो लेवल है, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट आपको दिखाई दे रहा है मोटा सा, ये वाला जो सिलेंड्रिकल पार्ट दिखाई दे रहा है इसके नीचे, देखो लेजर पॉइंटर से देखो, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है सिलेंड्रिकल, ये इस लेवल के नीचे है ना। तो कोटिलेडन तो हमने पहले अलग कर दिया, इसके ऊपर का जो पार्ट है इस लेवल के, ये आपका क्या है? एपिकोटाइल। और नीचे का जो सिलेंड्रिकल पार्ट बचा है, ये क्या कहलाएगा? ये आपका नॉर्मल सी बात है, क्या कहलाएगा? हाइपोकोटाइल। हाइपो का मतलब नीचे, और कोटाइल का मतलब किसके नीचे? कोटिलेडन के अटैचमेंट के लेवल के नीचे। तो एपिकोटाइल कोटिलेडन के लेवल के ऊपर, हाइपोकोटाइल कोटिलेडन के लेवल के नीचे। तो जमीन के नीचे क्या जाती है? रूट जाती है। तो हाइपोकोटाइल में क्या प्रेजेंट रहेगा? रेडिकल प्रेजेंट रहेगा। रेडिकल जो कि आपके रूट सिस्टम को गिव राइज करता है, और रूट को कवर कौन करता है? रूट कैप। तो यहां पर रूट कैप प्रेजेंट रहेगी रूट के एंड में। और ऊपर की साइड अगर देखो तो भाई एपिकोटाइल में क्या प्रेजेंट रहेगा? प्लूम्यूल। प्लूम्यूल क्या बनाता है? शूट सिस्टम बनाता है। शूट सिस्टम यानी आपके जमीन के ऊपर का पूरा पार्ट, आपके स्टेम, पत्ते, झाड़ी वाड़ी सब। तो डाइकॉट एम्ब्रियो में क्या है? यही पार्ट आपको देखने हैं। अब वो पोर्शन एम्ब्रियोनल एक्सिस का अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडन, यानी ये वाला, इस कोटिलेडन के लेवल के ऊपर अगर आप देखेंगे तो क्या कहलाएगा? एपिकोटाइल कहलाएगा। जहां पर प्लूम्यूल प्रेजेंट रहता है, यानी स्टेम टिप ये बनाता है, यानी ऊपर के पार्ट ये बनाएगा, शूट ये बनाएगा। बेसिकली एक शब्द में कह दे तो प्लूम्यूल क्या बनाता है? शूट बनाता है। और सिलेंड्रिकल पोर्शन, ये सिलेंडर आपको साफ साफ दिखाई दे ही रहा है, सिलेंड्रिकल आउटलाइन है। ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है लेवल ऑफ कोटिलेडन से नीचे, इसे आप हाइपोकोटाइल बोलेंगे। हाइपो का मतलब कम होता है, नीचे होता है, और ये आपका रेडिकल कैरी करेगा, यानी रूट टिप यहां पर प्रेजेंट होगी। रूट के पार्ट्स को, रूट सिस्टम को ये ओरिजिनेट करेगा, और इसके ऊपर टोपी प्रेजेंट रहेगी, जिसको आप रूट कैप बोलते हो, जो कि टर्मिनल पार्ट होता है किसी भी रूट का। रूट कैप किस चीज में हेल्प करती है? एक तो रूट को जमीन के अंदर घुसाएगी, अदरवाइज रूट के सेल्स डैमेज हो जाएंगे, तो रूट कैप की जरूरत पड़ती है। कैप लगा दो और जाने दो रूट को जितना अंदर जाना है। तो इट मेक्स द वे ऑफ रूट थ्रू द सॉइल, और प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करती है। तो ये डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। अब मोनोकोटिलेडनस एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर यहां पर देखने की कोशिश करो। मोनोकॉट एम्ब्रियो में भी सेम चीज प्रेजेंट रहेंगी, लेकिन एक कोटिलेडन होगा सिर्फ, और एक कोटिलेडन भी ग्रासेस के अंदर स्पेसिफिकली क्या कहलाता है? स्क्यूटेलम कहलाता है। शील्ड शेप कोटिलेडन इसे कहा जाता है। तो शील्ड शेप कोटिलेडन को हम क्या नाम देते हैं? स्क्यूटेलम। ये क्वेश्चन नीट में इतनी बार पूछा गया है कि बस पूछो ही मत। 3 से 4 बार क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो। और अलग अलग एंट्रेंस में जाओगे तो अलग अलग एंट्रेंस में भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि ग्रासेस के अंदर कोटिलेडन का स्पेसिफिक नाम क्या है? इट इज स्क्यूटेलम। ओके, अब देखो, ये लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस, यानी एम्ब्रियोनल एक्सिस से एक साइड में शिफ्ट होगा। एम्ब्रियोनल एक्सिस यहां पर कौन सी है? ये वाली है। ओके, तो ये काली वाली में क्या बना रहा हूं? एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के साइड में प्रेजेंट है, ये लिटरली प्रेजेंट है क्या? स्क्यूटेलम, जिसको आप सिंगल कोटिलेडन कहते हो ऑफ द मोनोकोटिलेडनस प्लांट।
ओके, तो मोनोकॉट के एम्ब्रियो का ये सिंगल कॉटिलिडन है। अब देखो एम्ब्रियोनल एक्सिस पे लोअर एंड पे क्या रहेगा, लोअर एंड पे यार रूट निकलती है नीचे से, तो वही है रेडिकल प्रेजेंट रहेगा और रूट कैप यहां पर प्रेजेंट रहेगी। तो यहां पर रेडिकल है, रूट कैप है, लेकिन इसके एंड में एक रीजन प्रेजेंट रहता है अनडिफरेंशिएटेड, आपके टिश्यू के लेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसे आप क्या कहते हो, कोलियोराइजा। तो आर फॉर रूट, आर इसमें आ रहा है कोलियोराइजा। सिमिलरली आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाली साइड में अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंट रहेगा आपका प्लूम्यूल, पी फॉर प्लूम्यूल और पी फॉर कोलियोप्टाइल। तो कोलियोप्टाइल किसको कवर करता है मेरे भाई, कोलियोप्टाइल में पी आ रहा है, वो प्लूम्यूल को कवर करता है, जबकि कोलियोराइजा किसको कवर करता है, राइजा का मतलब ही होता है रूट, और आर फॉर रूट, आर फॉर रेडिकल। ये सारी चीजें आपकी यहीं से क्लियर हो जा रही हैं। तो कोलियोराइजा आपका प्रेजेंट है एज एन अनडिफरेंशिएटेड शीथ, और अगर आप देखेंगे एपिकोटाइल पोर्शन में तो आपको शूट के लेवल पर क्या देखने को मिलेगा, आपको कोलियोप्टाइल देखने को मिलेगा। ओके, यहां पर कुछ लीफ प्राइमोर्डिया भी होती है। प्राइमोर्डिया मतलब ये वेल डिफाइंड लीफ नहीं है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में सिर्फ प्राइमोर्डिया की फॉर्म में प्रेजेंट है, आगे चल के क्या बना लेंगी, आगे चल के ये लीफ बना लेंगी, वेल डिफाइंड लीफ बना लेंगी। ओके, तो यहां पर आपका कोलियोप्टाइल प्रेजेंट रहेगा प्लूम्यूल के ऊपर, जबकि आपका कोलियोराइजा प्रेजेंट रहेगा कहां पर, रेडिकल के ऊपर। ये मोनोकॉटिलेडनस एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। अब आपने क्या देखा, अब आपने एंडोस्पर्म देखा, एम्ब्रियो देखा। नाउ इट इज द टाइम फॉर सीड फॉर्मेशन। तो जो ओव्यूल था ये आपका सीड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप डाइकॉट की सीड की बात करें, एम्ब्रियो तो हम लोग देख चुके हैं, डाइकॉट की सीड की बात करें तो यहां पर 2 कॉटिलिडन होंगे, और अगर आप मोनोकॉट की सीड की बात करें तो एक ही कॉटिलिडन यहां पर होगा। ओके, तो ये जो सीड है इसके ऊपर सीड कोट है, टेस्टा और टेगमेन। हाइपोकोटाइल जो रीजन है ये आगे चल के क्या बनाएगा, लोअर रीजन है ना हाइपोकोटाइल, तो आगे चल के क्या बनाएगा, रूट बनाएगा, जाहिर सी बात है, तो ये रूट सिस्टम बनाएगा। जबकि आपका एपिकोटाइल जो है, ऊपर देखो पत्तियों पे मार्क किया हुआ है एपिकोटाइल, तो ये क्या बनाएगा, ये आपका शूट सिस्टम बनाएगा। बात एकदम सही है, डायग्राम से वेरीफाई भी हो रही है। और ये दोनों के दोनों आपके कॉटिलिडन है, दिस इज कॉटिलिडन नंबर 1, दिस इज कॉटिलिडन नंबर 2, तो ये डाइकॉट का सीड है। मोनोकॉट के अंदर, ज्यादातर मोनोकॉट्स के अंदर एंडोस्पर्म प्रिजर्व्ड होता है, ज्यादातर के अंदर। तो ये सिंगल आपका कॉटिलिडन दिखाया हुआ है। ओके, ये वाला बस को हाईलाइट नहीं करेंगे, डायग्राम खराब हो जाएगा। सीड कोट इसके ऊपर भी प्रेजेंट है, क्योंकि कवर्ड सीड होना हमारे एंजियोस्पर्म की निशानी है। जिम्नोस्पर्म में नंगे पोंगे सीड थे, नेकेड सीड्स थे, तो मोनोकॉट के अंदर सीड कोट प्रेजेंट है। एपिकोटाइल पार्ट जो कि आपका क्या करेगा, वही शूट बनाएगा, एंड हाइपोकोटाइल पार्ट पर अटैच भी क्या है, रेडिकल, जो कि क्या बनाएगा, आपका रूट का पार्ट बनाएगा। डन। तो सीड कैसे बना, जब ओव्यूल फर्टिलाइज हुआ उस टाइम पर ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द सीड। तो सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है, जैसे ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट था, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट था। तो सिमिलरली यहां पर क्या होगा, सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट हो गया ना, क्योंकि जो आपका एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म बना। ऑलराइट, जो आपका एम्ब्रियो सैक था उसमें आपका फीमेल गैमेट के पास मेल गैमेट आया और जाइगोट बना लिया, और आपके डिप्लॉयड जो आपके पोलर न्यूक्लियस फ्यूज हुए थे उनके पास मेल गैमेट बना और ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म बना लिया। तो एंडोस्पर्म और जाइगोट दोनों चीजें कहां पर बनी, आपकी एम्ब्रियो सैक के अंदर, जो कि आपका पूरा एम्ब्रियो, चलो हम इसको बोल देते हैं प्यार से। और एम्ब्रियो सैक किसके अंदर था, ओव्यूल के अंदर। तो एम्ब्रियो किसके अंदर होगा, सीड के अंदर, क्योंकि ओव्यूल सीड बना रहा है, तो सारी चीजें लिंक में चल रही हैं। ओके, तो यहां पर क्या है, ओव्यूल जो है बन जाएगा, मतलब ओव्यूल जो है कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सीड, और जो आपका ओवरी है ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू फ्रूट। तब सिमिलरली एक बड़ी ओवरी के अंदर काफी सारे ओव्यूल थे, तो एक फ्रूट के अंदर काफी सारे सीड हो जाएंगे। अगर एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल था तो एक फ्रूट के अंदर एक सीड हो जाएगा। सारी की सारी चीजें रेलेवेंस में चलती हैं। जो सीड है ये फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये फल है मेहनत का। क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट इसे क्यों बोला गया, क्योंकि इन्हीं सीड को आप लोग आगे जब जर्मिनेट करोगे तो आपको नया प्लांट देखने को मिल जाएगा विदाउट अ डाउट। तो सीड का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, इसमें सीड कोट होते हैं, इसमें कॉटिलिडन होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन मोनोकॉट का सीड है या डाइकॉट का, एक या दो कॉटिलिडन हो सकते हैं। एंड आपकी वही एम्ब्रियोनल एक्सिस, क्योंकि एम्ब्रियो तो इस सीड के अंदर प्रेजेंट होएगा ही होएगा। तो द कॉटिलिडन्स आर सिंपल, जनरली थिक एंड स्वॉलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड
एज इन लेग्यूम्स, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर आप देखते हैं, जैसे मटर है तो उसके सीड के अंदर फूड स्टोर्ड होता है, ग्राउंड नट है उसके सीड के अंदर फूड स्टोर होता है। तो ये जो कॉटिलिडन है ये क्या करते हैं, जो कॉटिलिडन है इनके अंदर बेसिकली फूड स्टोर्ड होता है। तो सीड का सबसे भारी, सबसे बल्कि सूजा हुआ जो पार्ट है वो क्या है, कॉटिलिडन आपको देखने को मिलता है। ओके, अब यहां पर देखो मैच्योर सीड आपके दो प्रकार के देखने को मिलेंगे। एक तो आपका नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड मतलब नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट ओवर हियर, यानी कि एंडोस्पर्म पूरा का पूरा यूटिलाइज हो गया है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। एंडोस्पर्म बना सबसे पहले, उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुई, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ, इतना ज्यादा उसने सेल डिवीजन किया कि पूरे के पूरे एंडोस्पर्म को वो खा गया। तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। सीड बनता है तो उसमें एंडोस्पर्म नहीं होगा। ओके, तो यहां पर क्या है आपका पी, ग्राउंडनट, बीन जो हमने देखे थे, इनके अंदर कोई रेसिडुअल एंडोस्पर्म नहीं होता। अब इनके अंदर सीड डेवलपमेंट के दौरान बची हुई जो चीजें आती हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वो सब ये स्टोर कर सकते हैं, एंडोस्पर्म नहीं होगा। और यहां पर क्या है, एल्बुमिनस सीड। एल्बुमिनस सीड मतलब जो रिटेन कर पा रहे थे अपने एंडोस्पर्म को, जैसे हमने नारियल के बारे में पढ़ा था कि उसका जो वाटर है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, जो खोपरा है वो क्या है, व्हाइट कर्नल क्या है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। यानी कि नारियल के अंदर एंडोस्पर्म बचता है सीड डेवलपमेंट के बाद भी। तो जैसे कि आपका कैस्टर और कोकोनट का एग्जांपल हमने पहले देखा था, इसके अलावा आपका व्हीट है, आपका मक्का है, आपकी बार्ले है, आपका सनफ्लावर है, इनमें कुछ एंडोस्पर्म बचेगा, पूरा का पूरा कंप्लीटली नॉट कंज्यूम्ड या कंप्लीटली नॉट यूटिलाइज्ड, ऐसी बात हो जाएगी। बात समझ में आई? तो नॉन एल्ब्यूमिनस मतलब कोई एंडोस्पर्म नहीं बचा हुआ है, एल्ब्यूमिनस मतलब एंडोस्पर्म बचा हुआ है। जैसे पी और बीन की आप बात करते हैं, तो पी और बीन की अगर आप बात करेंगे तो यहां पे कोई एंडोस्पर्म आप लोग नहीं मार्क कर रहे हैं डायग्राम में, कहीं पर भी एंडोस्पर्म नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप कॉर्न सीड की बात करेंगे, यानी आप मेज की अगर बात करेंगे, तो अल्टीमेटली आप यहां पर क्या लिखेंगे, ये जो मेजर रीजन है ना, ये क्या है आपका एंडोस्पर्म है, ये आपका एंडोस्पर्म है, यानी एल्बुमिनस सीड है, इसमें एंडोस्पर्म बचा हुआ है। अगर आप कोकोनट की बात करेंगे तो इसके अंदर भी एंडोस्पर्म मिलेगा। सनफ्लावर की बात करेंगे तो यहां पर भी आपको सनफ्लावर सीड के अंदर एंडोस्पर्म देखने को पक्का ही पक्का मिलेगा। तो इस बेसिस पे आप इन्हें नॉन एल्बुमिनस और एल्बुमिनस सीड बोल सकते हैं। अलग अलग सीड के डायग्राम दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, जैसे कि ये एक डाइकॉट सीड है, तो यहां पर दो कॉटिलिडन्स दिखाए हुए हैं, और यहां पर एक माइक्रोपाइल नाम का इलाका दिखाया हुआ है, एक पोर दिखाया हुआ है, बेसिकली थोड़ा सा नीचे यहां पर एरो होना चाहिए। ये माइक्रोपाइल एक सीड है, बहुत टाइट होता है, हार्ड कोट होता है इसके ऊपर। तो जर्मिनेट कैसे करता है, फटाफट उग करके एक प्लांट को कैसे जर्मिनेट कर देता है, क्योंकि मेरे भाई यहां पर एक छोटा सा छेद होता है, हर सीड के अंदर होता है, जो कि माइक्रोपाइल कहलाता है, या फिर अलग अलग नामों से इसे आप अलग अलग सीड्स में बुला सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। वहीं से आपका ऑक्सीजन अंदर जाएगा, वहीं से ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे। जब भी आप किसी बीज को उगाते हो, ऊपर से पानी डालते हो ना, कभी आपने सोचा यार सीड कोट तो इतना हार्ड होता है, तो इसमें पानी एब्जॉर्ब कैसे होता होगा? इसमें पानी एब्जॉर्ब होता है उसी छोटे पोर की मदद से। और जब पानी किसी सीड के अंदर जाता है तो क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा। पानी का क्या मकसद है, वाटर इज हाइड्रोलिटिक इन नेचर। पानी जाएगा किसी ना किसी एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा, किसी ना किसी कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड को तोड़ देगा और ग्लूकोज वगैरह में कन्वर्ट कर देगा, और ग्लूकोज इज अ मेजर एनर्जी सोर्स। वो फटाफट से आपको एनर्जी देगा, यानी सीड को एनर्जी देगा, और सीड जर्मिनेट होने लग पड़ेगा। ओके, सिमिलरली यहां पर भी देखिए आपको सीड कोट दिखाया हुआ है अच्छा खासा, अंदर की साइड एंडोस्पर्म है, एंड आपका कोटिलिडन एक यहां पर मौजूद है। नीचे हाइपोकोटाइल या रूट एक्सिस दिखाई हुई है, और ऊपर की साइड आपका प्लूम्यूल या फिर आपका एपिकोटाइल आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, देन यहां पर आपका अनियन का सीड दिखाया हुआ है, एंडोस्पर्म आपका यहां पर मौजूद है, देन आपका शूट एपिकल मेरिस्टम, रूट एक्सिस, रूट टिप, कोटिलिडन, सीड कोट, सब कुछ सेम है। स्ट्रक्चर आपको याद नहीं करने हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट यू मस्ट टेक इनटू अकाउंट, जो मैं पर्सनली आपको थोड़ा बहुत हिदायत दूंगा कि आप इस स्ट्रक्चर को देखें। ये स्ट्रक्चर देखो यार, ये स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा प्यारा है। ये एक मोनोकॉट का स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर। अगर आप इस मोनोकॉट के स्ट्रक्चर को देखें तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, खूब ही सारा एंडोस्पर्म मिलेगा, लबालब। देखो जितना बड़ा ये आपका यहां पर दिखाया गया है सीड का पार्ट, इसमें ज्यादातर पार्ट तो आपका एंडोस्पर्म ही है। ओके, या फिर ये जो है आपका ज्यादातर पार्ट आपका एंडोस्पर्म है। यहां पर पेरिकार्प है, यानी फ्रूट वॉल, जो कि इसके ऊपर प्रेजेंट रहेगी।
स्क्यूटेलम यानी कि एक शील्ड शेप कॉटिलिडन है। स्क्यूटेलम नाम किसके अंदर पढ़ा था हमने? मोनोकॉट के अंदर, कि कुछ ग्रासेस हैं स्पेसिफिकली जिनमें शील्ड शेप स्क्यूटेलम प्रेजेंट होता है। तो यहां पे शील्ड शेप अच्छे से दिखाई भी दे रही है। यहां पर क्या है, ऊपर वाला रीजन है एपिकोटाइल जो प्लूम्यूल बनाएगा, और प्लूम्यूल के ऊपर कवर कौन करता है इसे? सिलप्टाइल। प्लूम्यूल स्टार्टिंग फ्रॉम पी और सिलप्टाइल में भी पी था। सिमिलरली नीचे की साइड आपका क्या था? रेडिकल आर, और कोलियोराइजम में भी आर था। तो यहां पर आपका ऊपर शूट एक्सिस आएगी, नीचे आपकी रूट एक्सिस आएगी। ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गई। यहां पर ये आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस है जो मैं बना रहा हूं अभी ना, जहां पर मैं मार्क कर रहा हूं इन द शील्ड शेप स्क्यूटल। और ऊपर की साइड आपका एंडोस्पर्म बहुत ही धड़ल्ले से स्टोर किया गया है। ओके, तो यहां पर ये आपको अलग अलग सीड का स्ट्रक्चर देखने को मिला। अब आप बात करते हैं एंडोस्पर्म की और एंडोस्पर्म के ना होने की, यानी एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस सीड। लेकिन ओकेजनली यानी कुछ एक्सेप्शनल केसेस के अंदर इन सम सीड जैसे कि ब्लैक पेपर और बीट, आपके न्यूसिलर जो सेल्स थे ये भी परसिस्टेंट होते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? पेरिस्पर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पूछ लिया जाता है कि पेरिस्पर्म क्या है? पेरिस्पर्म जो आपका ब्लैक पेपर और बीट है इसमें परसिस्टेंट न्यूसिलस है। जैसे आपने देखा था यहां पर एम्ब्रियोसैक था, एम्ब्रियोसैक के चारों ओर कौन से सेल प्रेजेंट थे? न्यूसिलर सेल प्रेजेंट थे। अब न्यूसिलर सेल के ऊपर क्या थी? इनर इंटेगुमेंट, और इनर इंटेगुमेंट के ऊपर थी आउटर इंटेगुमेंट। तो ये जो आपके एम्ब्रियोसैक के बाहर न्यूसिलर सेल्स थे ना, ये भी आपके काफी बार बच जाते हैं। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ये जो न्यूसिलर सेल थे ये भी परसिस्टेंट रहते हैं। तो न्यूसिलस में यहां पर मेंशन कर देता हूं। सेंटर पर क्या बनाया मैंने? एम्ब्रियोसैक बनाया है। एम्ब्रियोसैक जिसमें आपका फीमेल गैमीट प्रेजेंट है, तो जाइगोट और आपका एम्ब्रियो यही बनेगा, एंडोस्पर्म भी यही बनेगा। ये आपकी इनर इंटेगुमेंट लेयर है, इनर इंटेगुमेंट जो कि सीड का कोट बनाएगी, इनर कोट, और ये आपकी आउटर इंटेगुमेंट जो कि सीड का आउटर कोट बनाएगी। और इसके बाहर क्या प्रेजेंट थी? पूरी की पूरी ओवरी प्रेजेंट थी। तो सीड के बाहर क्या प्रेजेंट होगा? फ्रूट, तो ओवरी फ्रूट बना लेगी, राइट? सो अल्टीमेटली दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू टेक इनटू अकाउंट। अब देखो यार, यहां पर इंटेगुमेंट्स जो हैं ओव्यूल के हार्डन एज अ टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। यानी जो यहां पर इंटेगुमेंट्स थे ना, इनर इंटेगुमेंट और आउटर इंटेगुमेंट, ये क्या बन बैठे? ये जो एम्ब्रियोसैक के चारों ओर प्रेजेंट थे एज अ प्रोटेक्टिव लेयर्स, तो ये क्या बना बैठे? ये आपका इनर इंटेगुमेंट तो इनर सीड कोट बना बैठा, और आउटर इंटेगुमेंट आउटर सीड कोट बना बैठा। मेरे भाई यहां पर देखो, ये जो ओव्यूल है यही सीड में कन्वर्ट होगा ना, तो ये सीड में कन्वर्ट हो गया, तो इसकी जो लेयर्स थी जो इसको कवर कर रही थी वो आगे चल के सीड कोट में कन्वर्ट हो गई। लेकिन इस सीड कोट में एक छोटा सा छेद रह गया जिसका नाम है माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन अंदर लेगा तो फूड ऑक्सीडाइज होगा, वाटर एंटर लेगा जो कि हाइड्रोलिटिक एक्शन करेगा और आपके फूड को बेसिकली स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। जैसे वाटर भाई गया, इसने कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड को कन्वर्ट कर दिया इनटू मोनोसैकेराइड। यानी इसने समझ लो स्टार्च को तोड़ा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज यूज हो जाएगा। तो मोनोसैकेराइड जैसे कि इसने ग्लूकोज बनाया, अगर मेरे भाई इसने ग्लूकोज बना लिया है तो क्या हो जाएगा? ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, क्या ये इस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके एटीपी नहीं बना लेगा? बिल्कुल बना लेगा यार, यही तो हमने पढ़ा है रेस्पिरेशन इन प्लांट वाले चैप्टर में। ये एटीपी बना लेगा, एनर्जी बना लेगा, और अगर यहां पर दबा करके एनर्जी बन गई तो एकदम धमाल हो जाएगा, सीड जर्मिनेट करने लगेगा, उसको जर्मिनेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो उसको यहां से मिल जाएगी। डन? चलो, एज द सीड मैच्योर्स, जैसे जैसे सीड मैच्योर होता जाता है, जब फ्रेश सीड होगा तो आपका कच्चा रहेगा, हरा भरा रहेगा, लेकिन ये धीरे धीरे ड्राई होता जाता है, अपने मॉइस्चर कंटेंट को लूज करता जाता है, और वाटर कंटेंट जो है इसमें बहुत ही कम बचता है, 10 से 15% ही बचता है अकॉर्डिंग टू इट्स मास। यानी कि अगर समझ लो कि आपका 1 ग्राम का एक सीड है तो 10 से 15% ही उसके अंदर क्या मिलेगा आपको? उससे आपको वाटर मिलेगा। मोर देन 85 to 90% कंटेंट आपका खुद सीड का ही है। द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो स्लोज डाउन, क्योंकि भाई वाटर ही नहीं है इसके अंदर, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी, हाइड्रोलिसिस रुक चुका है, इसीलिए सीड क्या हो जाता है? थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव हो जाता है और एक डोरमेंट स्टेज में चला जाता है। अब ये ग्रो नहीं करेगा।
अगर समझ लो भगवान ने एक ऐसी प्रकृति बनाई होती जिसमें सीड के पास खुद के पास पानी होता, तो क्या ये अच्छी बात थी या बुरी बात थी? ये बुरी बात थी। क्यों? क्योंकि अगर सीड के अंदर खुद के पास पानी होता, आप तो स्टोर करने जाओगे गेहूं को, सारा गेहूं रात रात में उग जाएगा, सुबह देखोगे कि अरे यार स्टोर करके सोए थे, सुबह तक तो देखा कमरा खेत बना हुआ है। तो दिस इज नॉट गुड। आप चीजों को स्टोर कर सके, अनाज के फॉर्म में उन्हें खा सके, इसीलिए आपने क्या किया है, इस मैकेनिज्म को अडॉप्ट किया है। इसीलिए सीड ड्राई रहता है। जब आप अपनी मर्जी से पानी देंगे ना इन्हें, तभी सीड जर्मिनेट करेगा। तो अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब आप इन्हें फेवरेबल सीजन के अंदर, हर क्रॉप का एक सीजन रहता है, जब आप इन्हें प्रॉपर मॉइस्चर दोगे, पानी दोगे, ऑक्सीजन इन्हें मिलेगा, सुटेबल टेम्परेचर इनके पास होगा, तो ये सीड जर्मिनेट कर जाएंगे। ये सीड आपने यहां पर उगाया, बढ़िया पानी दिया, तो यहां पर देखो इसका ठुल्ला उग गया। यहां पर जैसे कि आप लोग रात को चने भिगो के सोते हो, सुबह एक सफेद कलर का ठुल्लू जैसा स्ट्रक्चर आ जाता है ना उसके ऊपर, ऐसा यहां पर क्या होगा, ये स्ट्रक्चर आया। अब इसका रेडिकल पार्ट जो है नीचे रूट बना लेगा और आपका प्लूम्यूल पार्ट जो है ऊपर शूट बना लेगा, और यहां पर आपका पूरा का पूरा प्लांट ग्रो होने लग पड़ेगा। डन। ये चीज आपको यहां पर नोटिस करनी है, एज सिंपल एज दैट। और देखो भाई, एडवांटेजेस ऑफ सीड। सीड के एडवांटेज क्या क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है सीड, और क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं? भाई कुछ इंपॉर्टेंट ही तो होगा, तभी तो सीड के ऊपर इतना माथा पचा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल अबाउट सीड्स because we have already taken into account that seed is the final product of sexual reproduction. Why it is so important? क्या इतना इंपॉर्टेंट है सीड के अंदर जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल बनाता है इस इवेंट को, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पॉलिनेशन जो है एंड फर्टिलाइजेशन जो है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफ वाटर। ओके, अब आप बोलोगे सर काफी प्लांट्स के अंदर तो फर्टिलाइजेशन होते ही पानी में है। हम ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट की बात ही नहीं कर रहे। अब तुम ऐसे बोलोगे यार एल्गी तो रहता ही पानी में है, बट क्या इस चैप्टर में उनकी बात हो रही है? नहीं। तो कंसेप्ट उसी हिसाब से समझा करो जिस हिसाब से तुम्हारा चैप्टर तुम्हें समझाना चाह रहा है। इस चीज को बिल्कुल भी दिमाग में नहीं बैठाना कि पॉलिनेशन में पानी की जरूरत नहीं होती या फर्टिलाइजेशन में पानी की जरूरत नहीं होती। कुछ ऐसे प्लांट हैं जैसे ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, एल्गी है, जो पानी के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते। यहां पर सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट की बात हो रही है, एंजियोस्पर्म की, जिनकी पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर है, क्योंकि ज्यादातर जो अबायोटिक पॉलिनेशन होगी वो वाया विंड होगी, और ज्यादातर आपकी वाया विंड भी नहीं होगी, आपके बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट वहां पर काम करेंगे, यानी आपके एनिमल्स और बीज वगैरह वहां पर काम करेंगी। तो आपकी बिना पानी के हो सकती है पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, लेकिन सीड फॉर्मेशन में ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। सीड फॉर्मेशन डिपेंडेबल है। सीड फॉर्मेशन बढ़िया तरीके से अपना काम करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया सीड में तो सिर्फ भाई 10 से 15% आपका मॉइस्चर बाय मास है, इसमें तो पानी है नहीं। आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर पानी नहीं है तो खुद से पानी देना है। अगर आपने पानी दे दिया तो डिपेंडेबल हुआ ना ये प्रोसेस, आपको पानी देना पड़ रहा है तभी सीड जर्मिनेट करेगा, तो इट इज डिपेंडेबल। तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टोरेज। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टोरेज, इंपॉर्टेंट फॉर स्टोरेज। अगर मेरे भाई अपने आप ही उगने लग गए सीड्स, तो स्टोर ही नहीं कर पाओगे कभी किसी भी सीड को तुम दुनिया में। जैसे तुमने सीड को कमरे में रखा, अगले दिन झाड़ी में कन्वर्ट हो गया वो। ओके, बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजी। अडेप्टिव कैसे है ये? अडेप्टिव इसीलिए है क्योंकि बढ़िया तरीके से अपने आप को डिस्पर्स कर सकता है नए नए हैबिटेट में। अब नए नए हैबिटेट में तुम्हें किसी भी सीड को ले जाके फेंक दूंगा, उससे फायदा क्या हुआ? ये अपने आप को उगाने की भी कोशिश करते हैं, तो ये अपने आप को कॉलोनाइज करने की कोशिश करते हैं अदर एरियाज में। और ऐसा क्यों संभव है? क्योंकि मेरे भाई ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट्स हैं। अडेप्टेबिलिटी, इवोल्यूशन की कैपेबिलिटी, वेरिएशन इनके अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यही तो फायदा है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, दे हैव द फूड रिजर्व। गरीब का पेट भरने के काम आती है, अमीरों का भी, जाहिर सी बात है। ओके, लेकिन अमीर लोगों को यूजुअली पता नहीं रहता कैसे क्या चीजें आ रही है। गए शक्ति भोग आटा खरीद लिया, आशीर्वाद आटा खरीद लिया। गरीब अपने हाथ से अनाज को उगाता है। जब हम बचपन में नानी के घर जाते थे तो उस टाइम पर मैंने स्पेसिफिकली इन फसलों की कटाई तक किया। मैंने गेहूं की कटाई भी किया, मुझे याद है। उसके बाद मुझे टाइफाइड भी हो गया था, क्योंकि आई वाज नॉट यूज्ड टू इट। बट एक दिन बहुत ही मजे से कटाई की, गाय भैंसों का गोबर भी उठाया। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं चीजें। जस्ट ट्राई टू डू दैट अप इन विलेजेस, अगर आप कभी जाते हो तो। आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि हर साल मुझे 2 महीने या 3 महीने का टाइम अपनी विलेज में गुजारने का वक्त मिलता था। दादी के यहाँ उतना नहीं जाते थे हम लोग, बट नानी के यहाँ हम लोग बहुत जाते थे। तो हरियाणा में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा है, तो ऐसा करते रहना यार, अच्छी चीज़ें होती हैं ये।
इम्यूनिटी भी यहाँ से बूस्ट होती है। अगर आप ऐसे कुछ काम करते हो ना फील्ड्स के अंदर, मिट्टी विट्टी से लगाव रहता है, तो इट्स गुड फॉर यू। सो एक पर्सनल सजेशन है, बाकी तो अपने ऊपर है सब। सो यंग सीडलिंग्स आर नरिश्ड अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इनमें फूड रिजर्व है, तो ये खुद के भी काम आते हैं। सीड जो है इसमें फूड रहता है, 10 से 15% तो इसमें वाटर है, बचा हुआ क्या है, फूड है। ओके, कुछ तो उसमें एम्ब्रियो का पार्ट है, बचा हुआ फूड है। तो सीड उगते ही तो फोटोसिंथेसिस नहीं करने लगेगा, तो उसको डिवीजन के लिए कहां से मिल रहा है फूड, उसके अंदर खुद पॉलीसैकेराइड स्टोर थे, जो मैंने आपको बताया था। जब वाटर आएगा तो पॉलीसैकेराइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज को ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर देगा, एटीपी में कन्वर्ट कर देगा, एटीपी को यूटिलाइज कर करके ये फर्दर ग्रो करते जाएंगे, सेल डिवीजन करते जाएंगे, और एक बार इनमें फूल पत्ती बनना स्टार्ट हो गई तो खुद ये फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। अब यहां पर देखो, इनका हार्ड सीड कोट है जो कि यंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है और सीड को भी काफी अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बीइंग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस एंड वेरिएशंस। ओके, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट्स हैं, तो इसीलिए जेनेटिक कॉम्बिनेशन इनमें आएंगे ही आएंगी। डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी। डोरमेंसी मैंने आपको बताया था, ये इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं सीड्स। क्यों? क्योंकि डिहाइड्रेट हो जाते हैं, सिर्फ 10 से 15% ही पानी इनमें बचता है। तो डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ मैच्योर सीड आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज। अगर ये इनएक्टिव स्टेट में नहीं जाएंगे, अगर ये ड्राई नहीं होंगे, तो कभी भी उग सकते हैं, पर आपको नहीं चाहिए कि ये कभी भी उगे। आपको ये चाहिए कि जब आप इनमें पानी डालें, आप इनको स्पेसिफिकली जमीन में बोएं, तभी सीड उगे। तो यहां पर क्या है, आप अगले सीजन तक क्रॉप को प्रोटेक्ट करके रख सकते हो, या फिर सीड को प्रोटेक्ट करके रख सकते हो फॉर द क्रॉप डेवलपमेंट। तो ये सारे सीड के एडवांटेजेस हैं, ये आपको सिर्फ सीड ही प्रोवाइड करा सकता है। ओके, अब यहां पर क्या है, वायबिलिटी ऑफ सीड आफ्टर डिस्पर्सल। एक बार आपने सीड को डिस्पर्स कर दिया तो वो कितनी देर तक वायबल रहती है। सेम टॉपिक हमने पॉलन ग्रेन में भी पढ़ा था। हमने देखा था कि राइस के अंदर या व्हीट के अंदर या फिर आपके कुछ जो एसेंशियल क्रॉप है, इनमें बहुत कम टाइम मिलता है पॉलन को एक बार एंथर से निकल के फीमेल तक पहुंचने के लिए, आधे घंटे के आसपास का टाइम है। सिमिलर ओटीपी वाला स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया था ना लास्ट टाइम, ओटीपी वाला जो स्ट्रक्चर और असेंबलीज रहती है कि हाँ भाई, आपने कोई मैसेज डाला कि मुझे यहां पर ट्रांजैक्शन करनी है, आपके पास एक मोबाइल पे मैसेज आ गया, ओटीपी आ गया आपके पास कि आपको इसे 3 मिनट के अंदर एंटर करना है। तो 3 मिनट के अंदर एंटर कर दिया तो ठीक, वरना ओटीपी खत्म, एलिमिनेट हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा ओटीपी। उसके बाद आप लोग यूज नहीं कर पाओगे, एक्सपायर हो जाएगा सेशन। सिमिलरली यहां पर क्या है, आपके पास सीड है। अब सीड को एक पर्टिकुलर टाइम तक आपने उगा दिया तो उगा दिया, उसके बाद उसकी उगने की कैपेसिटी नहीं रहती। तो वायबिलिटी क्या है सीड की, ये आपको देखनी है। तो इन अ फ्यू स्पीसीज जो सीड है, इट लूज वायबिलिटी विद इन अ फ्यू मंथ। तो आपको फ्यू मंथ के अंदर ही उसको उगाना रहता है। लेकिन काफी सारी ऐसी स्पीसीज है जिनको आप कुछ सालों बाद भी उगाएंगे तो भी वो आपको नई फसल दे देगी। लेकिन यहां पर कुछ एसेंशियल रिकॉर्ड्स भी देखे गए हैं, जैसे कि ल्यूपिनस आर्क्टिकस के सीड्स ये वाले, और फीनिक्स डेक्टिलीफेरा यानी डेट पाम के सीड्स ये वाले। तो ल्यूपिनस आर्क्टिकस कहां से मिले? सम सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। ओल्डेस्ट सीड जो अभी तक आपको मिला है जिसकी वायबिलिटी खत्म नहीं हुई थी, वो है ल्यूपिन का सीड यानी ल्यूपिनस आर्क्टिकस का सीड। नाम में आर्क्टिकस है तो आर्कटिक टुंड्रा से इसे एक्सकेवेट किया गया था। यह 10,000 साल पुराना सीड था, और जब आपने इस सीड को ग्रो किया तो नया ल्यूपिन का प्लांट आपको देखने को मिला। सिमिलरली आपको बहुत पुराना सीड मिला, 2000 साल पुराना, कहां से? डेट पाम का सीड था ये, यानी फिनिक्स डेक्टिलीफेरा का। डेट पाम में DAT आ रहा है ना, वो डेक्टिलीफेरा से लिया गया है। तो डेट पाम जो है मेरे भाई, इसका सीड आपको मिला जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हो रही थी किंग हेरोड के पैलेस की, यानी किंग हेरोड के महल के पास एक्सकेवेशन करी जा रही थी, खुदाई करी जा रही थी, तो वहां पर एक सीड मिला डेट पाम का। फिर उसकी कार्बन डेटिंग करी गई तो पता लगा भाई 2000 साल पुराना सीड है। 2000 साल पुराने सीड को उगा कर देखा तो नया फिनिक्स डेक्टिलीफेरा का प्लांट आपका उगता हुआ दिखाई दे गया। तो मैक्सिमम वायबिलिटी किसकी है? आपके ल्यूपिनस आर्क्टिकस की, यानी ल्यूपिन प्लांट की, सीड की, जो अभी तक पाया गया है। कहां से? ल्यूपिनस आर्क्टिकस। तो आर्क्टिकस नाम से क्या पता लगता है? आर्कटिक टुंड्रा से पाया गया है। देन आपका फिनिक्स डेक्टिलीफेरा यानी डेट पाम, जो कि किंग हेरोड के महल की जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन चल रही थी नियर डेड सी, उसके पास से पाया गया था।
और ये 2000 साल पुराना था, 2000 साल से इसकी वायबिलिटी टिकी हुई थी। अब देखो यार फ्रूट, अब देखो ये जो आपका सेंटर पर ओव्यूल था ये तो सीड बन गया, लेकिन इसके बाहर जो ओवरी थी ये क्या बनेगी, फ्रूट बनेगी ना, ये आपकी फ्रूट बनेगी। एंड फ्रूट के अंदर भी काफी सारे लेयर्स होते हैं, तो फ्रूट का जो कवर है इसे पेरिकार्प बोल दिया। पेरिकार्प कैन इवन बी डिफरेंशिएटेड इनटू एक्सोकार्प, सबसे बाहर वाला, मेसोकार्प बीच वाला, एंडोकार्प अंदर वाला। जैसे आम के अंदर आप क्या खाते हो, ये खाते हो ना भाई, पल्प खाते हो, तो ये जो मेसोकार्प है ये एडिबल होता है, यहां पर इस फ्रूट के अंदर भी मेसोकार्प एडिबल है। तो ओवरी जो है ये डेवलप होती है फ्रूट के अंदर, और ये सीड को क्या करती है, एनकोड करती है, सीड के चारों ओर ही फ्रूट प्रेजेंट होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली। जाहिर सी बात है जब सीड बनेगा तो उसके बाहर बाहर फ्रूट भी बनता जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि फ्रूट बन गया और अंदर सीड नहीं है, दैट इज रियली नॉट पॉसिबल। तो क्या है, साथ साथ ये प्रोसेसेस चलते जाते हैं, और ओवरी की जो वॉल है ये डेवलप हो जाती है इनटू अ पेरिकार्प, दैट इज कॉल्ड एज वॉल ऑफ फ्रूट। पेरी का मतलब मैंने आपको बताया था, पेरी का मतलब होता है पेरिफेरल यानी चारों ओर, और कार्प का मतलब होता है फ्रूट इटसेल्फ। तो फ्रूट जो है ये फ्लैशी भी हो सकते हैं, यानी कि गूदेदार भी हो सकते हैं। फ्रूट जिनमें फ्लैशी जो सब्सटेंस है वो प्रेजेंट है, यानी जूसी है वो काफी, जैसे कि आपका गवावा है, इसमें भी फ्लैश है, आराम से कट जाता है। ये ऑरेंज है, जूसी है, मैंगो है, इसका भी पल्प है। एंड अल्टीमेटली यहां पर आप देखेंगे ड्राई भी हो सकते हैं, एकदम सूखे सूखे, इनमें वाटर कंटेंट काफी कम है। जैसे गुआवा में थोड़ा बहुत वाटर कंटेंट है, लेकिन अगर आप मूंगफली देखेंगे तो उसके अंदर बहुत ज्यादा वाटर नहीं है। मस्टर्ड अगर आप देखेंगे, सरसों, तो उसके अंदर वाटर नहीं है। तो पल्प आपका प्रेजेंट होता है ऑरेंज में, मैंने शायद मैंगो में बोल दिया था, तो पल्प आपका ऑरेंज में प्रेजेंट है। यहां पर आपका मैंगो के अंदर मेसोकार्प जो रहती है एडिबल रहती है, मेसोकार्प आपका एडिबल रहती है। एंड गवावा आपका है, जिसका ये वाला देखो, ये आपका नेचुरल गवावा है, पिंक कलर का होता है अंदर से। यूजुअली आप लोग जो खाते हैं यहाँ पर, या हम लोग जो खाते हैं, वो व्हाइट कलर का होता है, विच इज अ बिट स्टोनी, बट स्टिल इट कुड बी कंसिडर्ड इनटू द फ्लैशी फ्रूट। लेकिन एक्चुअल में जब आप पूरा पका हुआ गवावा खाएंगे तो बहुत ही ज्यादा स्मूथ और बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। ओके, अब यहां पर देखो फ्रूट आपके दो प्रकार के हैं, एक आपका ट्रू फ्रूट और एक आपका फॉल्स फ्रूट। एनडीए में क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा फ्रूट नहीं है। एग्जांपल से काफी सारे, संतरा, पियर, काफी सारे, कुछ भी मान लो। एंड में था एप्पल। तो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट नहीं कर पाए, जाहिर सी बात है, लेकिन हमारे 12th के अंदर साफ साफ गिवन था कि फॉल्स फ्रूट होते हैं आपके एप्पल, स्ट्रॉबेरी वगैरह, काजू वगैरह। क्यों? क्योंकि ट्रू फ्रूट वो है जो कि ओनली एंड ओनली ओवरी से बनता है। हम लोग अभी से पढ़ रहे हैं यार कि आपका ओव्यूल जो है आगे चल के सीड बना, जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बना, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल आगे चल के एंडोस्पर्म बना, और ओवरी आगे चल के फ्रूट बनी। तो हमने ओवरी के अलावा तो किसी ऑर्गन का नाम ही नहीं लिया। ओवरी अगर फ्रूट बना रही है तो आपके बाकी सारे पार्ट डीजनरेट हो जाएंगे और झड़ जाएंगे। तो ज्यादातर जो प्लांट्स हैं इनमें ओवरी ही फ्रूट बनाती है, लेकिन कुछ के अंदर जो थैलेमस है ये भी आपका फ्रूट बनाने में कंट्रीब्यूट करता है, जैसे कि आपका एप्पल, आपका स्ट्रॉबेरी, आपका काजू, इनके अंदर। तो स्ट्रॉबेरी जो है यहां पर भी आपका थैलेमस प्रेजेंट रहता है, सेंट्रल पार्ट। यहां पर भी आप ये जो खाते हो व्हाइट पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर एप्पल, दैट इज ऑल्सो थैलेमस। एंड काजू भी अगर आप खाओगे तो ये भी आपका इसके अंदर थैलेमस आपको देखने को मिलेगा। यानी ओवरी के अलावा भी कुछ पार्ट्स यहां पर कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, सो दे आर कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट्स। ओके, ये बात आपको देखनी है। अब इन सम स्पीसीज फ्रूट डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब हम लोगों ने ये बात की थी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो उसे आप क्या बोल रहे थे, पार्थेनोजेनेसिस। फर्स्ट चैप्टर की बात है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स की, राइट। पार्थेनोजेनेसिस विदाउट फर्टिलाइजेशन, जैसे कि हमने हनी बी के केस में देखा था कि मेल जो हनी बी थे, जो ड्रोन्स थे, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहे थे। तो पार्थेनो का मतलब क्या था, विदाउट फर्टिलाइजेशन। जेनेसिस मतलब डायरेक्टली पूरे ऑर्गेनिज्म की जनरेशन हो रही थी। लेकिन यहां पर क्या बोला आपने, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी, कार्पी वर्ड का मतलब क्या है, फ्रूट। यानी यहां पर आपके विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बन रहे हैं, फ्रूट बन रहे हैं। जैसे कि बनाना, अगर आप नेचुरल बनाना को देखेंगे ना, नेचुरल बनाना अभी भी काफी जगह पर मिलता है। जब मैं वेस्ट बंगाल में था, बिनागुड़ी में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, उस टाइम पर नेचुरल बनाना मैंने खाया था और इसके अंदर काफी सारे सीड मुझे मिले थे। इतनी मुश्किल हो गई थी सीड खाने में, क्योंकि मैंने पहले
सिर्फ सीडलेस बनाना ही खाया था, जो कि हमारे रीजन में मिलता है। तो मेरा कभी सीड वाला बनाना खाया हुआ नहीं था। उसके अंदर मुझे इतने सीड मिले काले कलर के छोटे छोटे कि मैं पागल हो गया और मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि उस बनाना को खाना कैसे, एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। एंड दैट्स वाई कुछ फ्रूट्स के लिए स्पेसिफिकली पार्थेनोकार्पी को ऑप्ट किया गया है, क्योंकि पार्थेनोकार्पी में फर्टिलाइजेशन नहीं है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं है तो सीड कैसे बनेगा? फर्टिलाइजेशन का एंड प्रोडक्ट ही तो है सीड और फ्रूट। तो आपको क्या है, सीड नहीं बनाने यहां पर, तो कोई फर्टिलाइजेशन मत करो, डायरेक्ट अगर फ्रूट बना लोगे तो क्या हो जाएगा, आपका सीडलेस बनेगा ये फ्रूट। तो पार्थेनोकार्पी कैन इंड्यूस बाय द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। प्लांट में जो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इनको आप लोग इस इंडक्शन में यूज कर सकते हो। तो फ्रूट जो बनेंगे सीडलेस बनेंगे, जैसे कि आपका सीडलेस पाइनएप्पल, सीडलेस आपका वाटरमेलन, जिसको खाने में काफी प्रॉब्लम होती थी बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ सीड्स। तो इनको जो है बनाने में पार्थेनोकार्पी का बहुत बड़ा रोल है, जिससे कि इनको खाने में आसानी हो पाए। ओके, नाउ एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। What is apomixis? Firstly, let's talk about this term. This is very, very important. This is very, very crucial. Apomixis क्या है? It is the production of seed without fertilization. अब हमने देखा यार, without fertilization seed तो बन ही नहीं सकता, right? Because seed is the final product of fertilization. अब लास्ट केस में पार्थेनोकार्पी में फ्रूट बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, और यहां पर सीड बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो ये कैसे हो सकता है? तो एपोमिक्सिस क्या है? एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पर फ्यूजन नहीं हुई है, देयर इज नो फ्यूजन। इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी इसके जो प्रोडक्ट है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ही होंगे। प्रोडक्ट जो है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ही होंगे। कैसे? क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर आपका जो फीमेल गैमेट होता है ना, वो डिप्लॉयड हो जाता है मियोसिस प्रॉपर ना होने के कारण। तो क्या हुआ, इन सम स्पीसीज ऑफ एस्टेरेसी और कुछ ग्रासेस के अंदर क्या होता है, जो फीमेल गैमेट है जो कि हैप्लॉइड होना चाहिए, जब मेल गैमेट उसके पास जाएगा तब डिप्लॉयड बनेगा, वो तब जाइगोट बनेगा। लेकिन काफी बार क्या होता है, फीमेल गैमेट खुद ही डिप्लॉयड है, तो वो डायरेक्टली डिवीजन के अंदर पार्टिसिपेट करने लग पड़ता है। तो यहां पर क्या है, इट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि कोई फ्यूजन हुई ही नहीं। गैमेट बन रहे हैं लेकिन फ्यूजन नहीं हो रही, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही तो हुआ ना, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्यूजन। फ्यूजन यहां पर नहीं हो रही है, कोई नई जेनेटिक कॉम्बिनेशन नहीं बन रही है, इसलिए आप इसे सेक्सुअल में कंसिडर नहीं करते। तो कोई फ्यूजन यहां पर नहीं हुई, तो आपके सेल्स कैसे डिवाइड किए, डायरेक्टली देखो। इन सम स्पीसीज डिप्लॉयड है आपका एग सेल एंड इट इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शनल डिवीजन, यानी मियोसिस नहीं हो पाई प्रॉपर। तो आपका डिप्लॉयड जो आपके सेल्स थे वो हैप्लॉइड गैमेट बनाने की जगह डिप्लॉयड गैमेट बना बैठे, और ये जो आपका डिप्लॉयड एग है ये डिवाइड करने लग पड़ा और इसने पूरा का पूरा एम्ब्रियो बना लिया विदाउट फर्टिलाइजेशन। यानी जो डिप्लॉयड सेल है वो डिवाइड करने लग पड़ा, एक सेल से दो सेल, दो से चार, और फिर वो अरेंज कर बैठा अपने आप को एज एन एम्ब्रियो, और अल्टीमेटली एम्ब्रियो के बाद वो पूरी सीड डेवलपमेंट वाली जो स्टेजेस थी वो यहां पर देखने को मिली। इस चीज का फायदा क्या है? अपोमिक्सिस का फायदा यह है कि अगर आप डिप्लॉयड फीमेल गैमेट जनरेट कर देते हो तो आप पेरेंट जैसी जीनोटाइप को ऑब्टेन कर पाओगे। समझ लो मैंने एक हाइब्रिड सीड बनाया है, बहुत तगड़ा हाइब्रिड सीड, मतलब एक प्लांट लिया जिससे मैंने कोई कैरेक्टर उठा लिया कि भाई इसकी ईल्ड बहुत अच्छी है, इसका गेहूं बहुत ज्यादा मात्रा में मुझे मिलेगा। दूसरी मैंने वैरायटी ली जिसके गेहूं के दाने मोटे मोटे हैं और प्रोटीन कंटेंट उसमें अच्छा है, तो मैंने दोनों कैरेक्टर्स को मिक्स कर दिया। एक से मुझे ईल्ड ज्यादा मिल रही है, एक से मुझे प्रोटीन ज्यादा मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि दोनों कैरेक्टर मेरी अगली प्रोजेनी में आए, और भगवान की दया से अगली प्रोजेनी में 1000 प्लांट आए मेरे पास, उसमें से एक प्लांट ऐसा भी आया जिसमें दोनों कैरेक्टर प्रॉपर्ली मिक्स हो गए। बिकॉज इट इज नॉट दैट इजी कि आपको 1000 के 1000 में सेम कैरेक्टर मिल जाए। 1000 में से एक की पॉसिबिलिटी होती है या 100 में से एक की पॉसिबिलिटी होती है कि आपको अपने डिजायर्ड कॉम्बिनेशन मिल जाए। तो मुझे मेरा डिजायर्ड कॉम्बिनेशन मिल गया, अब मैं इसे खोना नहीं चाहता। अगर मैं नॉर्मल इनको ग्रो करा दूंगा ना इन सीड्स को, तो कुछ जनरेशन के बाद इनके कैरेक्टर दोबारा से सेग्रीगेट हो जाएंगे। जो बच्चे हैं उनमें कुछ में अच्छा प्रोटीन रह जाएगा, कुछ में अच्छी ग्रोथ रह जाएगी, दोनों कैरेक्टर मिक्स नहीं हो पाएंगे, सेग्रीगेट हो जाते हैं आफ्टर अ फ्यू जनरेशंस। और इन हाइब्रिड सीड्स को बनाने की कॉस्ट भी काफी ज्यादा है। मुझे क्या चाहिए कि मैं उस कैरेक्टर को कॉपी कर लूं, तो मैं एपोमिक्सिस करा दूंगा। एपोमिक्सिस करा दूंगा तो कोई फ्यूजन ही नहीं हुई गैमेट्स की। जो मेरे पास हाइब्रिड सीड आया उसी को मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया बाया एपोमिक्सिस।
उसी का डिप्लॉयड फीमेल गैमेट बनाया, उसी को सिग्नल विग्नल दे दिए हार्मोन से, डिवाइड करा दिया एंड अल्टीमेटली इट गॉट कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो और मुझे क्या मिल गए, सीड मिल गए। और बिना फर्टिलाइजेशन के सीड मिले हैं तो सेग्रीगेट होने के कोई चांसेस नहीं है, इसीलिए इसके ऊपर अच्छी खासी रिसर्च भी चल रही है। इसीलिए अपोमिक्सिस पे बहुत खतरनाक रिसर्च चल रही है। पहले इसी को पूरा करते हैं। अगर सीड फ्रॉम हाइब्रिड्स आर सोन, अगर आपने कोई हाइब्रिड बनाया है और उसके सीड आपने जर्मिनेट कर दिए हैं, बो दिए हैं, तो प्लांट जो है इन द प्रोजेनी, इनमें सेग्रीगेशन हो जाएंगे कैरेक्टर्स के। और हाइब्रिड कैरेक्टर जो आपने डेवलप किया था, जो अच्छे कैरेक्टर थे, दो मिक्स किए थे आपने कैरेक्टर, वो अलग अलग हो जाएंगे। और हाइब्रिड सीड का बनना भी कॉस्टली है, तो किसान अफोर्ड भी नहीं कर सकते। तो आप क्या करो, हाइब्रिड को बनाओ और एपोमिक्सिस करवा दो। अगर एपोमिक्सिस करा दी तो मेरे भाई, कोई अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं हुई है, कोई फ्यूजन ही नहीं हुई है, तो सेग्रीगेशन कहां से होगी? तो हाइब्रिड जो कैरेक्टर आपने बनाई थी, हाइब्रिड प्रोजेनी, वो वैसी की वैसी रह जाएगी और फार्मर को ये महंगे भी नहीं पड़ेंगे। एक बार आपने अगर हाइब्रिड सीड बना लिया, इनको आप कभी तक भी यूज करो, कोई सेग्रीगेशन के चांसेस नहीं है। इसीलिए इसी प्रॉपर्टी की वजह से एपोमिक्सिस को साइंटिस्ट बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एपोमिक्सिस पे रिसर्च चल रही है बकायदा, जिससे कि बढ़िया आउटकम्स हमें मिल पाए किसानों के लिए। अब दूसरी जो टर्म है दैट इज पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉली का मतलब बहुत सारे, एम्ब्रियोनी का मतलब एम्ब्रियोस। तो एक तो मेरे भाई ये जो एम्ब्रियो सैक है, इसमें आपका फीमेल गैमेट रहता है, इसमें मेल गैमेट आएगा और आपका जाइगोट बना लेगा, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इट इज अ नॉर्मल एम्ब्रियो। लेकिन इस एम्ब्रियो सैक के चारों ओर क्या प्रेजेंट थे? न्यूसिलर सेल प्रेजेंट थे। वो न्यूसिलर सेल भी घुस जाते हैं इसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर, कि भैया हम भी डिवाइड करेंगे, और ये घुस तो जाते हैं और डिवाइड भी करने लग पड़ते हैं। तो ये घुस गए और डिवाइड भी करते हैं, तो मल्टीपल एम्ब्रियो आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। इन मल्टीपल एम्ब्रियोज को हम क्या कहते हैं? न्यूसिलर एम्ब्रियोज। तो काफी सारी ऐसी स्पीसीज हैं, जैसे कि काफी सारी सिट्रस और मैंगो की वैरायटीज, जहां पे काफी न्यूसिलर सेल्स जो हैं एम्ब्रियो सैक को जो सराउंड किए हुए रहते हैं, ये अंदर घुस जाते हैं एम्ब्रियो सैक के और डिवाइड करना भी स्टार्ट कर देते हैं। अब एम्ब्रियो सैक तो एम्ब्रियो बना ही रहा है, तो उसे नॉर्मल एम्ब्रियो बोल दिया। एंड न्यूसिलर सेल्स जो घुस करके एम्ब्रियो के साथ छेड़खानी करके खुद एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गए, इन्हें आपने न्यूसिलर एम्ब्रियो बोल दिया। तो एक ओव्यूल जो है काफी बार काफी एम्ब्रियोज कंटेन कर लेता है, यानी एक जो सीड है इसके अंदर मल्टीपल एम्ब्रियोज आपको देखने को मिल सकते हैं, राइट? तो एक जो सिंगल सीड है, देखो मल्टीपल एम्ब्रियो थे, तो एक ही सीड के अंदर से आपके काफी एम्ब्रियो थे, तो हर एम्ब्रियो के अंदर अपना एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल होगा। तो यहां पर काफी सारे आपके शूट और रूट निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज पॉलीएम्ब्रियोनी, जहां पर एक से ज्यादा एम्ब्रियो मौजूद होता है। तो बहुत यार इंटरेस्टिंग था ये चैप्टर, पढ़ा करके एकदम मजा आ गया। और अब हम लोग बढ़ेंगे टुवर्ड्स द थर्ड चैप्टर दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड आफ्टर दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ऑलराइट, सो आई होप दैट एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज टॉट इन द एक्सट्रीमली बेस्ट वे पॉसिबल। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का एक प्रयास मैंने किया है। अगर आप हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं तो फटाफट जाइए मार्क्सअप लर्निंग ऐप के ऊपर जाकर के उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऑब्वियसली कर ही रखा होगा, अगर हम इसको एज अ डेमो लेक्चर डालते हैं, उन बच्चों के लिए कह रहा हूं। और जिन लोगों ने डाउनलोड कर रखी है यार, फटाक से जाओ और गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर के नीचे रिव्यू लिख दो, एक अच्छा सा 5 स्टार देकर के, जिससे कि हम लोग और ज्यादा मोटिवेट हो सके। क्योंकि रिव्यूज हम डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, मैं पर्सनली तो पढ़ता ही हूं। तो नाम भी मेंशन कर सकते हो तुम लोग, दैट इज टोटली अप टू यू गाइस। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, आई विल श्योरली कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए यार, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, डीपीपीस को सॉल्व करते रहिए एंड प्लीज ब्रिंग आउट द बेस्ट आउट ऑफ यू। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन के अंदर।